चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं हम इस प्यारे से परिवार बोधि इंस्टीट्यूट पर मॉडर्न इंडिया के आगे का लेक्चर। मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत हम लोगों ने पहले पूरे सिलेबस का मर्म समझा है। फिर जो दूसरा लेक्चर है उसके अंतर्गत हमने सहायक संधि समझी, फिर डलहौजी की जो विस्तारवादी नीतियां हैं उन्हें समझ लिया है। अब उसी से आगे बढ़ते हुए चूंकि अभी हम पॉलिसी वाला फ्रेमवर्क समझ रहे हैं, यानी कि अंग्रेजों की जो पॉलिसीज रही थी भारत के संदर्भ में, या कॉलोनी जो इंडिया को कॉलोनी के रूप में उन्होंने बनाया था अपनी, फिर इस संदर्भ में उन्होंने कैसे अपनी नीतियों को लागू किया, पहले सभी एक एक करके हम नीतियों को स्पष्ट रूप से समझ लेंगे। फिर इन नीतियों की जो प्रतिक्रिया रहेगी उसको समझेंगे। इसके बाद हम राष्ट्रवाद की ओर जाएंगे। तो इसी सीक्वेंस पर ही पूरा टॉपिक है, पूरा सिलेबस है। और ऐसे ही प्रश्न भी हमारे एग्जाम में देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये पीवाईक्यू भी अब टॉपिक के साथ आपको दिखा दिए जा रहे हैं। साथ ही देखो बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे कुछ बच्चों के कि जो पिछले लेक्चर्स हो चुके हैं जैसे कल्चर और जियोग्राफी सोसाइटी, ये जो कंप्लीट कोई किया हुआ है, इसके भी पीवाईक्यू जो यूपीएससी में और पीसीएस में जो ट्रेंड रहा है उसको भी डिस्कस कर लिया जाए। तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग, जियोग्राफी का भी डिस्कस करेंगे, फिर कल्चर का भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको एड ऑन कर लेना है। जो हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब उस सिलेबस को वहां से देखना है कि कैसे यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। ब्रिटिश आर्थिक नीतियां आज हम लोग देखने वाले हैं। ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक नीतियां रही, अब जैसे ही आपसे आर्थिक नीतियों की बात की जाती है तो बहुत आसान शब्दों में समझने की कोशिश किया करो कि इसके धागे कैसे खोलने हैं। देखो इसके धागे कैसे खोले जा सकते हैं। जब भी आर्थिक नीतियां बनाई जाएंगी तो हमेशा इकोनॉमिक एंगल जब सोचना है तो उसमें हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना है। और अर्थव्यवस्था किस पर टिकी होती है, बोले दो मेजर सेक्टर होते हैं हमारे, और तब के समय में सोचना है, आज के समय में नहीं। आज के समय पर जाएंगे तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र से ज्यादा हमारा जो तृतीय क्षेत्र यानी कि जो सेवा क्षेत्र है, इसकी भूमिका ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय बात करो तो उस समय हमारी अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख स्तंभ हुआ करते थे। उसमें सबसे मजबूत था पहला, जिस पर सबसे ज्यादा आर्थिक गतिविधियां टिकी हुई थी, भारतीय अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी, वह थी कृषि। ठीक है, तो हम समझो यहां पर कृषि के क्षेत्र में ही कौन सी पॉलिसीज लागू की जाएंगी उसको समझेंगे। उससे पहले जो ब्रिटिश सरकार की जो पूरी नीतियां रही हैं इस आर्थिक क्षेत्र में, उसको होलिस्टिक तरीके से पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जो विस्तार हुआ है ना, जो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ है, प्रसार हुआ है, वो कैसे कैसे उन्होंने चरणबद्ध तरीके से किया है, इसको भी आज के लेक्चर में जानेंगे। सबसे पहले जानते भाई, जब आर्थिक नीतियों को पढ़ने जा रहे हैं तो हम कृषि नीतियां सबसे पहले देखेंगे, है ना। प्राइमरी सेक्टर कौन सा है हमारा, बोले कृषि क्षेत्र है। अब इस एग्रीकल्चर सेक्टर में पॉलिसीज जो बनाई गई हैं उनको जानेंगे। फिर द्वितीय क्षेत्र में आएंगे तो औद्योगिक नीतियां जो बनाई गई। अब उस समय के उद्योग कौन से थे, आज के जैसे भारी उद्योग तो रहे नहीं होंगे, बोले उस समय जो औद्योगिक गतिविधियां होती थी भारत में तो वो थे हस्तशिल्प उद्योग, यानी कि बुनकर कारीगर जो होते थे हाथ से ही निर्माण किया करते थे, है ना। तो बोले हस्तशिल्प उद्योग थे। तो इस संदर्भ में जो नीतियां बनाई जाएंगी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उससे हस्तशिल्प उद्योगों का जो पतन दिखाई देगा, इसको हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पर ठीक है, समझ में आया। तो ब्रिटिश आर्थिक नीतियों में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बोले हमारी अर्थव्यवस्था जिन दो स्तंभों पर टिकी हुई थी, प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र में जो पॉलिसीज पढ़ने जा रहे हैं, द्वितीय क्षेत्र यानी कि हस्तशिल्प उद्योगों का जो पतन हुआ है या विउद्योगीकरण जो हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पर समझने जा रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ आपका टॉपिक रहेगा रेलवे। देखो रेलवे पर भी जोड़कर प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को खस्ता हाल करने में या अकाल की जो बारंबारता है वो बारंबारता बढ़ाने में कैसे रेलवे ने भी अपना कंट्रीब्यूट किया। डलहौजी की जब पॉलिसी पढ़ी तो वहां से भी हमने थोड़ा सा एक रेफरेंस लेकर समझ लिया था रेलवे की जो भूमिका रहती है। वैसे देखा जाए तो रेलवे किसी भी राष्ट्र में आती है तो रेलवे वहां का औद्योगिक विकास करती है। लेकिन भारत में क्या होगा, भारत में भैया रेलवे जो आ रही है वो एक कोई औपनिवेशिक सरकार के द्वारा लाई जा रही है, तो उसका उद्देश्य भी अलग होगा। इस कारण से रेलवे के परिणाम भी बिल्कुल नकारात्मक नजर आएंगे। ठीक, समझ में आया। तो इन तीनों को हम जोड़ करके कैसे ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को समझने वाले हैं। फिर इन सब से पहले हम पहले जानेंगे उपनिवेशवाद के चरणों को, यानी कि स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जो उपनिवेशवाद है ये क्या होता है, फिर इसको कैसे चरणबद्ध तरीके से ब्रिटिश सरकार के द्वारा बहुत सोची समझी साजिश के तहत कैसे उपनिवेशवाद के अलग अलग चरणों पर अलग अलग पॉलिसीज बना करके इसे इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक, समझ में आया। तो ऐसे हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। पढ़ने के साथ सबसे पहले जरूरी होता है यह समझ लेना कि जब हम ब्रिटिश आर्थिक नीतियां पढ़ने जा रहे हैं तो वो हम किस रेफरेंस में कैसे पढ़ेंगे और कैसे डॉट्स कनेक्ट होंगे सारे। फिर ये जब डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे तो समझ में आएगा भाई, चाहे कृषि संबंधी नीति रही हो, चाहे औद्योगिक नीति रही हो, और प्लस इसमें एड ऑन किया हो रेलवे ने। ठीक है, जो कसर बची खुशी थी वो रेलवे ने पूरी कर दी। इन सबके चलते हो क्या रहा था, बोले धन की निकासी हो रही थी। धन की निकासी हो रही थी, साथ ही अकाल और ऋणग्रस्तता जो है बढ़ती जा रही थी। ठीक है, और जिसका दुष्परिणाम क्या था, इसका दुष्परिणाम यही था कि भैया भारतीय अर्थव्यवस्था बदहाल स्थिति में जा रही थी। और सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ रहा था, बोले गांव पर पड़ रहा था, क्योंकि सर्वाधिक जो भारत की अधिकांश जनसंख्या है वो कहां पर रहती थी, गांव में रहती थी। तो दुष्प्रभाव भी सबसे ज्यादा कहां पर पड़ रहा था, बोले गांव पर पड़ रहा था। क्योंकि आज के समय ही अगर 2011 की जनगणना की मानी जाए तो देखो भैया शहरीकरण कितना प्रतिशत है। अब बोलो तब के समय में
जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार रही थी तब शहरीकरण कितना रहा होगा, तो अधिकांशतः कहां पर थे लोग रहते थे, बोले गांव में रहते थे। ज्यादातर क्या करते थे, बोले कृषि करते थे। तो सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस पर पड़ेगा, बोले गांव पर पड़ेगा या कृषि पर पड़ेगा। यह है परिणाम। जब कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूजन में भी इस बात को ध्यान रखना है ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों का। क्लियर। अब चलते हैं टॉपिक पर। आर्थिक नीतियों में टॉपिक हमारा कौन सा है, उपनिवेशवाद। सबसे पहले तो भैया पता होना चाहिए कि उपनिवेशवाद होता क्या है। अगर उपनिवेशवाद पर कोई प्रश्न बनाया गया और पूछा गया है, और कहां पर पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है, पीवाईक्यू में। यहाँ देखो लास्ट में अभी मिल जाएगा, लेकिन पहले समझो बात को, यहाँ कंटेंट को समझ लेते हैं। कंटेंट समझ में आ जाएगा तो जो भी पीवाईक्यू अभी दिखाए जाएंगे, हर पीवाईक्यू पर आपके पास लिखने के लिए पर्याप्त दिमाग में मटेरियल रहेगा। बस उसको कैसे पन्नों पर लाना है, वो इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक की डिमांड के अनुसार कैसे लिखना है उस टॉपिक को। ठीक है, उस प्रश्न को। तो सबसे पहले देखते हैं जैसे उपनिवेशवाद। अब उपनिवेशवाद अगर एग्जामिनर को समझाओगे पहले, भैया ये क्या होता है उपनिवेशवाद, बोले देखो कोई भी विदेशी राष्ट्र है, किसी भी विदेशी शक्ति के द्वारा अगर कोई एक ऐसा देश है जिसकी आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या सोशल सोशियो या फिर आपकी कल्चरल, इन सभी तरीके से यानी कि इन सभी आयामों पर उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए। कोई बाहरी शक्ति आती है और किसी एक देश के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, संस्कृति, ठीक, इन सभी पर उसका नियंत्रण हो जाता है, तो वह स्थिति क्या कहलाती है, उपनिवेशवाद की कहलाती है। थोड़ा सा इसको अगर अच्छे से और समझाना है तो इसको जानो भैया। दो देश हैं, जैसे यहाँ पर भारत के संदर्भ में इसको समझते हैं ना, जैसे दो देश हैं, एक ब्रिटेन और एक भारत हो गया। भारत किसका उपनिवेश रहा था, बोले भारत रहा था इस ब्रिटेन का उपनिवेश। तो ब्रिटेन का उपनिवेश जब रहता है, कोई भी देश है जिसको उपनिवेश बनाया जाता है, तो जो मातृ देश होता है, तो ये भैया क्या हो गया, बोले मातृदेश हो गया। ठीक है, या औपनिवेशिक शक्ति बोल देते हैं इसको, ब्रिटेन को औपनिवेशिक शक्ति या मातृदेश बोलते हैं, और भारत क्या था, उपनिवेश था। बोले कोई भी राष्ट्र, जैसे ब्रिटेन ने अगर अफ्रीका को भी अपना उपनिवेश बनाया, या ब्रिटेन ने जब अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाया, ब्रिटेन ने जब भारत को अपना उपनिवेश बनाया, तो उसका मूल उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक लाभ की प्राप्ति करना। तो इस तरीके से एक फिगर बनाया, डायग्राम बनाया, डायग्राम दिखा करके ये बता दिया, देखो उपनिवेशवाद जो होता है उसका बेसिक कोर जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है। कोई भी राष्ट्र रहेगा, बाहरी शक्ति रहेगी, तो उसके आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नियंत्रण का कारण ही क्या होता है, ताकि उस उपनिवेश से अधिक आर्थिक लाभ अपनाया जा सके। क्लियर, समझ में आया। तो ये है पूरा उपनिवेशवाद की एक थ्योरी। तो अब उपनिवेशवाद की थ्योरी के तहत ही, इसको ध्यान में रखते हुए ही आर्थिक लाभ कैसे ज्यादा से ज्यादा मिले, इसके चलते औपनिवेशिक नीतियां लागू की जाती हैं। क्लियर। तो औपनिवेशिक नीतियां जब भी लागू की जाएंगी तो उसमें क्या किया जाएगा, उपनिवेशवाद को बहुत ज्यादा उसमें सुधार किए जाएंगे, रिफॉर्म किए जाएंगे, ताकि वो डेवलप हो बहुत ज्यादा, नहीं ना, वहां पर शोषण किया जाएगा। शोषण क्यों किया जाएगा, क्योंकि शोषण जब तक नहीं किया जाएगा तब तक ज्यादा राजस्व कैसे मिलेगा, ये बताओ भाई, है ना। तो और चूंकि शोषण यहाँ के लोगों का करना है क्योंकि मातृ देश के हित को केंद्र में रखता है। ठीक, जैसे जिसका उपनिवेश बने हुए हैं, जैसे मातृ देश जो होगा ब्रिटेन है, जैसे यहाँ पर कोई कंपनी आती है, अब औपनिवेशिक नीतियां उसको लागू करनी है, तो वो किसके, भारत के हितों को ध्यान में रखेगी कि ब्रिटेन के, तो बोले ब्रिटेन के हितों को ध्यान में रखते हुए उसका उद्देश्य यही रहेगा। समझने की कोशिश करना, उपनिवेशवाद में जैसे हम किसी भी राष्ट्र का उपनिवेश है, तो अलग अलग समय पर अलग अलग शासक आएंगे। जैसे भैया ये समझो, जब हमने देखा कि वेलेजली आया तो उसने सहायक संधि लागू कर दी, जब डलहौजी आया तो उसने विस्तारवादी नीति अपनाई, प्रत्यक्ष विलय के माध्यम से शुरू कर दिया। तो बोले शासक अलग अलग आ रहे हैं, उनकी नीतियों का जो स्वरूप है या प्रकृति जो है उनकी तो अलग अलग दिखाई दे रही है, लेकिन एक बात बताओ, क्या उनका कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव बदल रहा है, बोले नहीं बदल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, बोले ऑब्जेक्टिव वही है कि ज्यादा से ज्यादा कैसे मातृ देश को अधिक से अधिक आर्थिक लाभ मुहैया कराया जा सके। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सबका सेम है, केवल उनकी जो पॉलिसीज हैं, यानी कि जो उपनिवेशवाद से संबंधित जो उनकी पॉलिसीज हैं वो अलग अलग दिखाई देंगी। यही अलग अलग चरणबद्ध तरीके से उपनिवेशवाद को समझाया जाता है। चूंकि जैसी पृष्ठभूमि तब रहती है, उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार वो पॉलिसी बनाई जाती है, लेकिन उद्देश्य सभी का सेम है। तो कहते हैं कि उद्देश्य सभी का ब्रिटिश हित को केंद्र में ही रखना होता है, भले उसकी प्रकृति में अलग अलग बदलाव देखने को मिले। क्लियर। तो वो जो बदलाव होता है, अलग अलग जो बदलाव दिखता है, वही उपनिवेशवाद के चरण कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इनको अलग अलग चरणों के रूप में कैसे परिभाषित किया गया, तो आरसी दत्ता के द्वारा इंडिया टुडे में बताया गया कि कैसे उपनिवेशवाद के 3 चरण हमें दिखाई देते हैं। जो पूरा का पूरा देखो, हम उपनिवेश किसके बनकर रहे, बोले भारत उपनिवेश रहा है 200 वर्षों तक ब्रिटेन का। अब बोले उपनिवेशवाद में 3 चरण दिखाई देते हैं, इन्होंने 3 भागों में बांटा कि कैसे, देखो ब्रिटिश सरकार की जो राजनीतिक क्षेत्र में जो पॉलिसीज हैं, ब्रिटिश सरकार की जो सामाजिक क्षेत्र में जो नीतियां हैं, फिर ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं, इन सभी नीतियों को
आरसी दत्ता ने इंडिया टुडे में बताया कि भाई ये 3 भागों में बटे हुए हैं और 3 भागों में अलग-अलग ये पूंजीवाद के चरण दिखाई देते हैं, या यूं कह लें कि उपनिवेशवाद के ये 3 चरण दिखाई देते हैं। आओ इसको समझते हैं, कौन से 3 चरणों में इन्होंने परिभाषित किया, फिर इन 3 चरणों में कैसे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में ये नीतियां लागू की गई। बहुत सी बातें हम समझ चुके हैं, लेकिन इसको एक पूरा का पूरा देखो सारणीबद्ध तरीके से अच्छे से एक जगह पर बनाकर दे दिया गया है, ताकि अगर यहाँ पर कंपैरेटिवली तुलना करने के लिए आ जाए या कह दे उपनिवेशवाद के चरणों को परिभाषित कीजिए, ठीक है, तो आपके पास में एक बढ़िया से प्रेजेंटेशन का एक तरीका रहेगा। क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र, और राजनीतिक क्षेत्र से पहले देखते हैं कौन से 3 चरणों के रूप में परिभाषित किया। तो 1757 से 1813 का जब दौर रहता है, अब बोले 1757 क्यों लिया इन्होंने, क्योंकि यहीं से ब्रिटिश सरकार ने अपना जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसको दिखाना शुरू कर दिया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक तो व्यापार करती थी, लेकिन जैसे 1757 आता है तो हमें पता है यहाँ पर होती है प्लासी की घटना। प्लासी का जब युद्ध होता है तो यहाँ से इन्होंने पॉलिटिकल इंटरफेयर शुरू कर दिया था। बोले इसी के चलते यहाँ पर जो पूंजीवाद का चरण है वो शुरुआती व्यापारिक पूंजीवाद, अभी भी इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना नहीं शुरू किया था, है ना? समझे बात को? तो बोले देखो 1757 से 1813 का जो दौर रहता है वो व्यापारिक पूंजीवाद है। मतलब यहाँ पर अभी भी केंद्र में क्या है, बोले व्यापार है, यानी कि आर्थिक लाभ जो कमाना है वो किसके जरिए, बोले व्यापार के जरिए। दूसरा क्या है, बोले औद्योगिक पूंजीवाद, ये 1813 से 1858। 1813 से भैया क्यों होता है ये भी समझ लो, यहाँ पर पृष्ठभूमि समझते चलना है, अभी बहुत आसानी से एकदम समझ में आ जाएगा। 1813 तक आते आते ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति जो है अपनी पूरी चरम अवस्था पर थी, यानी कि वहां पर औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, ऐसा समझो। अब जब औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, उद्योग वहां पर भर भर के एकदम उत्पादन कर रहे हैं, तो बोले उन उत्पादन के लिए चाहिए बाजार। अब जैसे बाजार की आवश्यकता होगी तो यहां पर जो उपनिवेशवाद का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा, औद्योगिक पूंजीवाद, ठीक है। इसी के चलते हमने पढ़ा था 13 में आते ही जब रेगुलेटिंग एक्ट 1813 का जब अधिनियम आता है, तो 1813 के अधिनियम के तहत ही जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया जाता है। क्लियर? कनेक्ट हो रहा है? सारी चीजें यहाँ देखो कनेक्ट होगी, आराम से सुनते चलना, बहुत इजीली समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही मॉडर्न हिस्ट्री जो होता है बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अगर घटनाक्रम आपने जोड़ दिए तो जोड़ने में आपको रटने की जरूरत नहीं है। फिर देखो तीसरा जो उन्होंने चरण बनाया वो 1858 से बनाया। क्यों बनाया भैया? क्योंकि इसके पहले हुआ था 57 का विद्रोह। अब 57 के विद्रोह के पश्चात इन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव करना शुरू किया। बोले अब वित्तीय पूंजीवाद दिखाई देगा, क्योंकि देखो उद्योगपति वहां पर बढ़िया से उनके पास पैसा आ चुका था। अब पैसा आने के बाद उनको चाहिए था इन्वेस्ट, है ना, इन्वेस्ट करना है उनको कहीं पर। बोले इन्वेस्ट करने के लिए कॉलोनी से बढ़िया जगह क्या हो सकती है, उपनिवेश से बढ़िया क्या हो सकती है। बोले तो उपनिवेश में जो विद्रोह फैला रखा है इसको पहले खत्म करो। बोले इसीलिए यहाँ पर जो उपनिवेशवाद का चरण तीसरा दिखाई देगा, वित्तीय पूंजीवाद का। क्लियर? तो ये कहानी पूरी समझ ली। पृष्ठभूमि जानते हुए हमने देखा कि 3 चरणों में आरसी दत्ता ने कैसे उपनिवेशवाद को परिभाषित किया। आओ एक एक क्षेत्र में देखते हैं कैसे नीतियां बनाई गई। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में जब लिखना है तो यहाँ बताना है कि यहाँ पर शुरुआती दौर में जब व्यापारिक पूंजीवाद था तो व्यापारिक पूंजीवाद के संदर्भ में यहाँ घेरे की नीति अपनाई गई। घेरे की नीति क्या होती है? बफर स्टेट के रूप में। जैसे बंगाल है ना, तो जो लोग बंगाल में अगर भैया कंपनी है तो अवध के क्षेत्र के साथ में यहाँ पर सहायक संधि जैसे ही हो जाएगी। जैसे ये बंगाल के क्षेत्र में मान लो कंपनी मौजूद थी, अब अवध के क्षेत्र के साथ सहायक संधि करने का मतलब है कि भैया बंगाल को घेरा। घेरा क्यों? क्योंकि इसको बफर स्टेट के रूप में बनाना है। अगर कोई भी आक्रमण होता है तो उसके लिए हमें सिक्योरिटी कौन देगा? हमें सिक्योरिटी देगा ये अवध का क्षेत्र। क्लियर? हम प्रत्यक्ष रूप से देखो विलय या विस्तार नहीं करेंगे। अब अगर लेकिन अगर हमारे साथ कोई लड़ेगा तो भैया हम उसका जवाब देंगे। ठीक? तो शुरुआती दौर में जो कंपनी थी उसने घेरे की नीति अपनाई। क्लियर? समझ में आया कि घेरे की नीति क्या होती है? तो इसमें बफर के रूप में आसपास का जो क्षेत्र रहता है उसको बफर के रूप में स्थापित करना था। क्लियर? तो ये देखो इसका उदाहरण है बहुत शानदार सहायक संधि की प्रणाली। जो विले जिली की सहायक संधि प्रणाली पढ़ी हमने, तो 1757 से 1813 के दौर में ही पता है ना कि 1799 के पास ही जैसे वेलेजली के द्वारा ये सहायक संधि प्रणाली क्यों अपनाई गई? क्योंकि भैया उस समय जरूरत थी। केंद्र में हमेशा आर्थिक लाभ रखना है, याद रखना, कभी भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी लिखने में। जैसे सहायक संधि जैसे दिमाग में आए तो समझ जाना भैया उस समय व्यापारिक पूंजीवाद, व्यापार करना था। अभी सीधे लड़ाई नहीं करनी, सीधे विलय नहीं करना है, क्योंकि भैया अभी दिक्कतें आ सकती हैं। ये भी हमने देखा क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक? तो इसलिए ना विलय करेंगे ना विस्तार करेंगे, अभी हम घेरे की नीति के माध्यम से सुरक्षित रखते हुए आराम से सहायक संधि प्रणाली करेंगे और बिना किसी सीधे टकराव के, प्रत्यक्ष टकराव के हम सीधे क्या करेंगे? व्यापार करेंगे, लाभ कमाएंगे अभी। फिर भैया ये हो गया राजनीतिक क्षेत्र। ठीक है? पॉलिटिकली हम इंटरफेयर सीधा डायरेक्ट नहीं करेंगे। इसी में देखो द्वैध प्रणाली भी दिखाई देती है। अब द्वैध शासन में भी क्या था? यही था ना कि रिस्पांसिबिलिटी से अभी सीधे सीधे रिस्पांसिबिलिटी वाले पर नहीं आना है, हमें केवल दीवानी चाहिए आराम से, और जो प्रशासन वाला है भाग वो तुम अपने पास रखो। ठीक है? बंगाल के नवाब को ही दे दिया, बोले तुम अभी लड़ो झगड़ो और जनता का जो विद्रोह है, प्रतिरोध है, इसका सामना तुम करो, हम अभी करेंगे व्यापार, दीवानी से कमाएंगे लाभ। तो इसीलिए राजनीतिक क्षेत्र में देखो ये घेरे की नीति आपको दिखाई देगी। फिर सामाजिक क्षेत्र में हमने देखा यहाँ हस्तक्षेप।
यानी कि अभी हम तुम्हारे सामाजिक समाज में या तुम्हारी जो संस्कृति है, तुम्हारे जो रीति-रिवाज है, इनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तुम जैसे रह रहे हो आराम से रहो। हम क्यों भैया बेकार में खामखा तुम्हारे जो अपने कल्चर हैं, तुम्हारे जो रीति-रिवाज हैं, उसमें हमको हस्तक्षेप करें, उसके माध्यम से तुम्हारे प्रतिरोध का सामना करना पड़े। इसीलिए शुरुआती दौर में यहाँ भी हस्तक्षेप दिखाई देगा। तीसरे आते हैं आर्थिक जो क्षेत्र है। अब बोले आर्थिक क्षेत्र में 1757 से 1813 के दौर में क्या रहा? बोले देखो, यहाँ पर जो कंपनी आई थी ना व्यापार करने, कौन सी कंपनी? बोले ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इसको अभी एकाधिकार बनाए रखा, यानी कि अभी तुम्हें एकाधिकार है। क्यों? क्योंकि अभी समझो ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति है वो अभी नहीं पूरी तरीके से हो पाई है। अभी उद्योग जो है एकदम शुरुआती स्टेज में है। बोले अभी औद्योगिक क्रांति नहीं हो पाई है तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारिक एकाधिकार एक ही कंपनी को मिला हुआ था, वो मोनोपोली बनी रहेगी। तो व्यापारिक जो एकाधिकार है कंपनी का, जो मोनोपोली है वो बनी रहेगी। इसीलिए यहाँ पर अभी निवेश के माध्यम से ही लाभ कमाया जाएगा। और ये निवेश कौन सा है ये भी समझाया था, याद है? जब भैया बंगाल में दीवानी मिल जाएगी यहाँ से, अब दीवानी जैसे मिलेगी तो यहाँ से जो भी राजस्व मिलेगा, उस राजस्व से यहीं का माल खरीद करके 50 रुपए मान लो यहाँ से राजस्व कमाया, और 50 रुपए का यही माल खरीदा, उसको 150 का बेच दिया ब्रिटेन में। तो बोले हम 50 रुपया का इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं भारत में, यहाँ ये बताने की कोशिश करेंगे कि निवेश के माध्यम से लाभ। लेकिन भैया ये जो पैसा निवेश 50 रुपया किया जा रहा है, ये भी कहाँ से आ रहा है? बोले ये भी भारत से ही आ रहा है। तो बोले ये देखो आर्थिक नीति इनकी इस तरीके से थी, जो 1757 से 1813 यानी कि व्यापारिक पूंजीवाद के तहत दिखाई देती है। तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों स्थितियां समझ में आ गई उपनिवेशवाद के चरणबद्ध तरीके से। पहला चरण समझ में आया? तो पहले स्टेप में ये था। अब औद्योगिक पूंजीवाद आता है, और औद्योगिक पूंजीवाद में समझना है कि उद्योग जो है कहाँ के? ब्रिटेन के, भारत के उद्योग नहीं। ब्रिटेन के उद्योग जो है 1813 तक आते आते बढ़िया से उत्पादन करना शुरू कर चुके थे। बोले जरूरी अब क्या है? बोले हमको उद्योगों को क्या चाहिए? बोले उद्योगों को चाहिए कच्चा माल, और दूसरा क्या चाहिए? बोले जब तैयार माल हो जाएगा तो चाहिए मार्केट, है ना? अब बोले देखो कच्चा माल चाहिए और मार्केट चाहिए। अब कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? बोले कच्चा माल भी मिलेगा भारत से। और बोले तैयार माल कहाँ मिलेगा? वो भी बोले मिलेगा भारत से, क्योंकि भैया भारत है उपनिवेश। और कच्चे माल के तौर पर देखो समझते हैं, जैसे मान लो कपड़ा ही बनाना है, ठीक है, रेडीमेड कंपनी है कोई, कोई उद्योग है, तो बोले कपड़े के लिए यहाँ से चाहिए कपास। बोले ठीक है कपास, और उसके बाद तैयार माल रहेगा तो मार्केट कहाँ चाहिए? बोले ये भी चाहिए भारत। अब इसलिए जो 1813 का दौर है, 1813 के पश्चात आपको औद्योगिक पूंजीवाद दिखाई देगा, यानी कि जो आर्थिक लाभ कमाया जाएगा उद्योगों के माध्यम से। अब इसमें राजनीतिक क्षेत्र में क्या करना पड़ेगा कंपनी को? बोले अब विलय और विस्तार बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जब मार्केट हमारे पास तभी हो पाएगी, या कच्चा माल हम तभी आसानी से उपलब्ध हो पाएगा हमें, जब हमारे पास बड़ी मात्रा में उपनिवेश की मार्केट होगी, है ना, बड़ी मात्रा में हमारे पास क्षेत्र होगा। तो अब क्षेत्र तभी आ सकता है बड़े क्षेत्र का विलय कर लिया जाए, विस्तार कर लिया जाए। तो यहीं से हमें देखने को मिलती है डलहौजी की विस्तारवादी नीति। ठीक है, यूं ही नहीं डलहौजी की विस्तारवादी नीति आ गई थी, उसके पीछे कारण था। कारण क्या था समझ में आया? जो स्थितियां ब्रिटेन में पनप रही थी, उसका परिणाम भारत में देखने को मिल रहा था। तो यह नीति जब अपनाई जाएगी, इसमें देखो युद्ध के माध्यम से भी विलय किया जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से भी विलय किया जाएगा, वो भी हमने समझ लिया। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था पिछले लेक्चर में, यही हमने पढ़ा है। फिर आते हैं सामाजिक क्षेत्र में। अब देखो सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय सुधार करना शुरू कर दिया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि भाई ये समझो यहाँ पर अगर मार्केट चाहिए, तो यहाँ पर मार्केट में लोगों के बीच में ब्रिटिश गुड्स के बारे में कोई तो होना चाहिए जिसका पॉजिटिव सेंटीमेंट हो। बोले ये पॉजिटिव सेंटीमेंट्स ब्रिटेन के द्वारा जो सुधार किए जाएंगे, उनको लोगों के बीच बतलाना कि देखो ये हमारा भला कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे हमको सुधारने के लिए आए हैं, क्लियर। तो अब इस संदर्भ में उनको एक ऐसा वर्ग चाहिए, ठीक है, वो वर्ग था मध्यम वर्ग। ठीक, अब वो मध्यम वर्ग जो था वो आपका समाज सुधारक रहेगा। शिक्षा नीति के अंतर्गत लेकर आएंगे, जैसे शिक्षा नीति लाएंगे, जिसमें वो कहेंगे देखो हम 1 लाख रुपए जो है 1813 का अधिनियम यहाँ पढ़ते हैं ना, 1 लाख रुपए तुम्हारी शिक्षा के लिए वार्षिक रूप से देंगे, शिक्षा नीति के अंतर्गत। फिर वुड घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच आता है। तो ऐसे कई सारे सुधार किए जाएंगे, तो हमारे समाज में, हमारे कल्चर में सुधार का काम करेंगे। जब यहाँ विलियम बेंटिंग जैसे जो आपके गवर्नर जनरल आते हैं, तो विलियम बेंटिंग जैसे गवर्नर जनरल के द्वारा कई धड़ाधड़ एकदम सुधार किए जाएंगे, जिसमें सती प्रथा का अंत किया जाएगा, विधवा पुनर्विवाह जैसा अधिनियम लाया जाएगा। ये सब सुधार क्यों किए जा रहे हैं? क्लियर, समझ में आया? अंग्रेजों की मंशा समझ में आ रही है? अंग्रेजों की मंशा के चलते ही ये सारे सुधार किए जा रहे हैं, ठीक है। तो सामाजिक जो क्षेत्र है यहाँ पर सक्रिय हस्तक्षेप दिखाई देगा। तीसरा आता है आर्थिक क्षेत्र। अब देखो आर्थिक क्षेत्र में क्या होगा? बोले अब ठीक है कंपनी, अब तुम रुक जाओ। बोले कंपनी क्यों रुक जाओ? बोले अब जरूरत नहीं है तुम्हें मोनोपोली की, अब बहुत सारी कंपनियां वहां तैयार हो गई हैं जिनको भारत से व्यापार करना है। बोले फिर इसके लिए तुम्हारा व्यापारिक एकाधिकार खत्म करना पड़ेगा। तो 1813 में आकर के पहले कंपनी का एकाधिकार खत्म किया जाएगा, 33 में पूरी तरीके से खत्म होगा। तो यह जो दौर रहता है, इसमें ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के चलते ही कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म होगा। तो आर्थिक क्षेत्र में हमें इस तरीके से यह पॉलिसी दिखाई देगी, जिसको
मुक्त व्यापार की नीति भी कहा जाता है। और जैसे ये देखो मुक्त व्यापार की नीति आएगी, इसी से जुड़ा हुआ है यहीं पर हस्तशिल्प उद्योगों का पतन दिखाई देगा। क्यों भैया दिखाई देगा? क्योंकि बाजार में जब ब्रिटिश उत्पाद सस्ते मिलने लगेंगे तो लोग भैया भारतीय उत्पादों की एक तो कीमत जानबूझ के क्या होगी, भारतीय उत्पादों की कीमत तुलनात्मक रूप से बढ़ जाएगी। क्योंकि इन्होंने क्या किया, भारतीय जो हस्तशिल्प उत्पाद थे ना, उनकी मार्केट खराब की। क्योंकि इनकी डिमांड कौन करते थे? बोले देसी रियासतें। और देसी रियासतों पर नियंत्रण किसका हो गया? बोले ब्रिटिश कंपनी का, ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, तो बोले एक तो इन्होंने उसकी डिमांड जो थी वो भी खत्म कर दी, दूसरा जो उत्पाद थे वो हाथ से बन रहे थे भाई, और वो एक कंपनी एक साथ में सोचो भैया 10 उत्पाद बना पा रहे हैं, और कोई फैक्ट्री है वो एक साथ में 1000 उत्पाद बना रही है, तो कीमत किसकी कम होगी? बोले ब्रिटिश उत्पाद की। तो इसलिए तुलनात्मक रूप से इनकी कीमत बहुत कम रहेगी, तो उसके माध्यम से भी इसकी मार्केट खत्म हो जाएगी, और जो हस्तशिल्प उद्योग थे उसका पतन दिखाई देगा यहाँ से। ठीक है, तो ये राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हमने देखा कि औद्योगिक पूंजीवाद के तहत कैसे पॉलिसीज में परिवर्तन हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर उपनिवेशवाद का यही चरण है, और सबसे ज्यादा प्रश्न देखो यहीं से बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर साहसिक कदम उठाते हुए कई सारे परिवर्तन किए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है, आर्थिक रूप में भी कैसे परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जहां पर उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ सकता था, और करना पड़ा भी। क्योंकि 1857 में ही यहाँ पर एक भारी विद्रोह यानी कि स्वतंत्रता संग्राम, जिसको 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, वो देखने को मिलता है। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि इतने एकाएक आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है प्रतिक्रिया तो यहाँ पर आनी ही थी। ठीक है, अब तीसरा है भाई वित्तीय पूंजीवाद। देखो वित्तीय जो पूंजीवाद है ये 57 के बाद यानी कि 58 से शुरू होता है। अब चूंकि यहाँ पर वित्त के माध्यम से, वित्त कहाँ, ब्रिटेन में जो लोगों के पास पैसा हो चुका था, क्योंकि पैसा ही पैसा था। अब बोले जब पैसा ही पैसा था तो कहीं पर निवेश भी तो करना था। जो पूंजीपति होता है वो निवेश के माध्यम से और लाभ कमाना चाहेगा। बोले देखो यार, अब हम लाभ कमाने के लिए अब हम जाएंगे किसी उपनिवेश की ओर, तो उपनिवेश की ओर जाएंगे तो राजनीतिक क्षेत्र में हम विलय विस्तार छोड़ देंगे, और एक देशी रियासतें जो बची हुई थी इनको कहेंगे हम तुम्हारे साथ अब कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अब तुम टेंशन फ्री रहो, तनाव मुक्त रहो, और ये मार्केट के रूप में हमें, ब्रिटिश के उत्पाद की मार्केट के रूप में हमें दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पर वो वित्त के माध्यम से लगा करके वो लाभ कमाएंगे। सामाजिक क्षेत्र में कहेंगे अब हम बेकार में क्यों भैया तुम्हारे यहाँ सुधारक का भी काम करें और तुम्हारा विरोध भी सामना करना पड़े। ठीक है, तो इस हिसाब से कहेंगे कि सुधार के प्रति भी इन्होंने बिल्कुल निष्क्रिय दृष्टिकोण रखा, क्योंकि अब मध्य वर्ग इनको यहाँ पर चाहिए था समर्थन के लिए। तीसरा, जब आर्थिक क्षेत्र में क्या होगा, आर्थिक क्षेत्र में देखो ये कहेंगे कि देखो समझो बात को, जो मुक्त व्यापार की पॉलिसी थी ना, क्योंकि औद्योगिक क्रांति तो अभी भी हो रही है ब्रिटेन में। बोले जब औद्योगिक क्रांति हो रही है तो मुक्त व्यापार तो अभी भी चलेगा, लेकिन अब वित्तीय क्षेत्र में पूंजी का भी निवेश होने लगेगा। वित्तीय क्षेत्र कौन से थे? जैसे रेलवे था, डाकघर था, बागवानी कृषि थी, जो हॉर्टिकल्चर था। तो इन सभी क्षेत्रों में क्या किया जाएगा, इन सभी क्षेत्रों में निवेश, अंग्रेजों के द्वारा निवेश दिया जाएगा, और यहाँ पर गारंटी लाभ दिया जाएगा। देखो एक चीज और याद रखना कि रेलवे भले ही शुरुआती दौर में नुकसान में रही, ठीक है, लॉस में रही, लेकिन जिन्होंने निवेश किया था इसमें, ठीक, जो इसके शेयरधारक थे, उन सभी को यहाँ पर गारंटी लाभ दिया गया। ठीक है, वो भी एक धन निष्कासन का जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहां पर दिखाया जाएगा कि कैसे रेलवे में जो गारंटी युक्त लाभ दिया जा रहा था, उसके बाद और जा कहां से रहा था, वो भारत से ही पैसा, भारत के राजस्व से ही पैसा दिया जा रहा था। क्लियर? तो ये सारे वित्त क्षेत्र के माध्यम से पूंजी निवेश होगा और उसके बाद उन्हें लाभ दिया जाएगा। तो उपनिवेशवाद के ये 3 चरण थे। बताओ एक भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया हो? तो अब इस तरीके से अगर प्रश्न बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा कि उपनिवेशवाद के चरणों को परिभाषित करो, या फिर ब्रिटेन की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डालो। अब भाई बताओ, ब्रिटेन की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ओवरऑल तरीके से अगर आर्थिक नीतियों पर पूछ दिया, ओवरऑल तरीके से सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियों पर प्रश्न बना दिया गया, तो क्या अब लिखने में कोई कठिनाई होगी? नहीं होगी। 3 चरणों में बांटेंगे तुरंत, जो आरसी दत्ता साहब ने किया है उसी तरीके से 3 चरणों में बांट करके हम पूरा समझा देंगे एक-एक करके। ठीक है, ये आपको सारणी एक बार को अपने पढ़ लेनी है अच्छे से, और जो समझाया गया है कोशिश करने की उसको, एक आपके पास में फ्रेमिंग हो गई है, फ्रेमिंग के साथ में एक फ्लो भी बन गया होगा कि तीनों के साथ में पृष्ठभूमि को जोड़ते हुए कैसे सारी पॉलिसीज बनाई जा रही थी। ठीक है, कोई भी घटना अगर आ रही थी सामने तो उसके पीछे की पृष्ठभूमि अगर समझ लो तो कभी भी कठिनाई नहीं होती है जानने में। जैसे यहाँ पर जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, भारत में उपनिवेशवाद के विशिष्ट चरणों की पहचान कीजिए। देखो सीधा सीधा यूपीएससी में आया हुआ है, और डायरेक्ट उठा करके हमने देखो एनालिसिस किया तो पीसीएस में सीधा सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट उठाकर भी पूछा जा सकता है, और इस तरीके के प्रश्न बनने पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, अब जैसे उपनिवेशवाद के चरणों पर ही सीधा प्रश्न अगर पूछ दिया गया पीसीएस में, तो बताओ लिखने के लिए अपने पास है मटेरियल बेहतरीन, लिखने के लिए मटेरियल है, समझ है टॉपिक पर, और अगर यूपीएससी में आ चुका है तो भैया पीसीएस वाले नजर बनाकर रखते हैं कि चलो आओ पूछ लिया जाए, एक बार इधर भी देख लिया जाए, जानते हैं कि नहीं उपनिवेशवाद को। फिर देखो यहाँ पर देखते हैं और क्वेश्चन कि ब्रिटेन शासन के प्रारंभिक चरण में भू स्वामित्व नीति के निर्माण में आर्थिक विचारों की क्या भूमिका थी। ठीक, क्या नहीं समझ में आया ये कि जो भू स्वामित्व की नीति है उसमें आर्थिक विचार की क्या भूमिका रही थी? अब इसको अभी हम जब भू स्वामित्व या भू राजस्व नीतियां जब हम पढ़ेंगे उसको भी समझेंगे, इसके साथ और आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर मुक्त व्यापार की ताकतों, व्यापार निवेश के लिए अनुकूल राजनीतिक और प्रशासनिक माहौल बनाने के लिए ब्रिटिश
दृढ़ संकल्प ने 19वीं सदी के पहले भारत के प्रति ब्रिटिश नीति को आकार दिया। अब 19वीं सदी के पहले भारत की ब्रिटिश नीति ये कैसी रही है ना, किस रूप में हमें दिखाई देती है, कब मुक्त व्यापार की नीति अपनाई जाती है, व्यापार और निवेश को लेकर के राजनीतिक और प्रशासनिक माहौल कैसे बनाया गया, ये सारी चीजें क्या अभी नहीं समझाई। जब उपनिवेशवाद के चरण समझे हमने, तो उसमें हमने 1757 से 1813 तक की बात समझी, ठीक है। अब 19वीं सदी से पहले की बात हो रही है। फिर 1813 से 1858 तक का दौर समझा, 58 के बाद का दौर हमने समझा, 1899 तक। यहाँ बेसिकली यह बताना है कि 19वीं सदी के पहले कैसे यह नीतियां, जो मुक्त व्यापार की नीतियां थी, व्यापार और निवेश की नीतियां थी, किस रूप में ब्रिटिश की नीतियों ने आकार लिया है, इसी को स्पष्ट करना है। वही उपनिवेशवाद के जो चरण है उन्हीं को समझाना है यहाँ पर। फिर देखो एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रेलवे के विकास के पीछे ब्रिटिश के वास्तविक उद्देश्य क्या थे। जानो यहाँ पर, अभी जब रेलवे का विकास समझेंगे तो उस रेलवे के विकास के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो रेलवे का विकास किया गया है, रेलवे पर जो गारंटी युक्त लाभ दिया गया है निवेशकों को, उसके पीछे उद्देश्य क्या था। उसके पीछे उद्देश्य यहाँ भारत को आधुनिक बनाना नहीं था, बल्कि उसके पीछे उद्देश्य था कि कैसे अधिक से अधिक यहाँ पर भारतीयों का शोषण किया जा सके, अधिक से अधिक क्षेत्र में तेजी से, यानी कि जब हम संचार क्षेत्र को मजबूत करेंगे, जो अधिक से अधिक क्षेत्र में भारतीय बाजारों तक कैसे ब्रिटिश उत्पाद की पहुंच सुनिश्चित हो सके, ठीक है। ये सारे जो है कारण रहते हैं रेलवे के विकास में। इनको हम अच्छे से भी करेंगे जब हम रेलवे वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। शुरू करें फिर आगे अगला टॉपिक शुरू करते हैं। उपनिवेशवाद के चरण देख लिए और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो भी समझ लिए, और सारे क्वेश्चन लिखने में भी कठिनाई नहीं होगी। अब आते हैं भू राजस्व नीतियों पर, क्योंकि अब कृषि क्षेत्र पर आ चुके हैं। अब कृषि क्षेत्र में हम देखेंगे सबसे पहले जो लैंड रेवेन्यू को लेकर के जो पॉलिसीज अपनाई गई, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या हुआ करता था, बोले सबसे बड़ा स्रोत हो सकता है वही जो भारत सरकार में उस समय लोग जिस पर टिके हुए हैं, अर्थव्यवस्था जिस पर टिकी हुई है। तो आर्थिक नीति में सबसे बड़ा सोर्स क्या हो सकता है, बोले सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं खेती। अब खेती से सबसे ज्यादा राजस्व की कमाई हो सकती है, तो इसीलिए यहाँ पर आय के प्रमुख स्रोत के रूप में भू राजस्व देखा जाता है। तो भू राजस्व को लेकर यहाँ ब्रिटिश सरकार की नीतियां समझनी है कि कौन कौन सी नीतियां रही, उनको जानेंगे, फिर उनका मूल्यांकन करेंगे। सबसे पहले पृष्ठभूमि जानेंगे। पृष्ठभूमि हमें क्लियर हो चुकी है कि भैया देखो उस समय अधिकांश लोग कृषि कर रहे थे, और अधिकांश कृषि कर रहे थे तो ज्यादातर जो भू राजस्व का या लैंड रेवेन्यू का जो सोर्स रहेगा क्या रहेगा, बोले बोले कृषि पर ही जो लगान निर्धारित किया जाता था, बोले उस कृषि पर लगान जो निर्धारित किया जाता था वही भू राजस्व के रूप में ब्रिटिश सरकार को प्राप्त होता था। और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए या ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जरूरतों के लिए बहुत जरूरी था कि भू राजस्व का निर्धारण बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, ठीक है। उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, ऐसी नीतियों का निर्धारण किया जाए ताकि बढ़िया से बढ़िया ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भू राजस्व की प्राप्ति हो, तो अधिक से अधिक आर्थिक लाभ हो सके, क्योंकि उपनिवेश का बनाने का उद्देश्य यही है, आर्थिक लाभ प्राप्त करना। और आर्थिक लाभ में दिखाई दे रही अपॉर्चुनिटी कहां पर, भू राजस्व में, ठीक क्लियर। तो पृष्ठभूमि क्लियर। अब आते हैं जो विभिन्न नीतियां अपनाई गई, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पॉलिसीज अपनाई जाएंगी। पीटी के स्तर पर ये हम लोग पढ़ते हैं। पीटी के स्तर पर क्या पढ़ते हो भैया, स्थायी बंदोबस्त। बोले स्थायी बंदोबस्त हम पढ़ते हैं कार्नवालिस के द्वारा कैसे 19% के क्षेत्र पर कौन कौन से क्षेत्र रहे हैं, यही सब चीजें हम लोग पीटी में तो पढ़ ही लेते हैं। अब ये सारी पीटी की इंफॉर्मेशन है, इसको यूज जरूर करना है मेंस में। कैसे यूज करना है, जब भी स्थायी बंदोबस्त पर लिखने जाएंगे, अभी देखो समझेंगे, जब पृष्ठभूमि या इसके क्षेत्र को बताना होगा तो तुरंत वहां पर मैप बना देना है, और स्थायी बंदोबस्त पर अगर प्रश्न आता है तो यहाँ पर मैप के माध्यम से ये दिखा दिया, देखो ये 19% क्षेत्र है और ये क्षेत्र था उसका जहां पर स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था, ठीक है। तो ये देखो पीटी के स्तर की ही जानकारी है, लेकिन कैसे पीटी के स्तर पर जानकारी जो प्राप्त की थी हम लोगों ने याद की थी, उसको कैसे एक ब्रैकेट में बंद करना है और एक भारत का मैप बना करके धीरे से 19% का क्षेत्र और जो क्षेत्र विशेष था उस क्षेत्र विशेष के बारे में जानकारी देते हुए, इंडिकेट करते हुए अपना एक नंबर एक्स्ट्रा प्राप्त कर लेना है पीटी इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए, क्लियर। अब आते हैं अगली थी भैया रैयतवाड़ी। देखो 19% क्षेत्र पर स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, 51% क्षेत्र पर रैयतवाड़ी, और रैयत का मतलब होता है किसान, ठीक है। तो स्थायी बंदोबस्त भैया यहाँ पर स्थायी किया जाएगा, लगान को स्थायी किया जाएगा, ठीक। इतना तो समझ में आता ही है कि स्थायी क्या किया जा रहा है, बोले लगान को स्थायी किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम है स्थायी बंदोबस्त। अब बंगाल के क्षेत्र में तो इसको अप्लाई कर लिया, लेकिन भैया जैसे ही बंगाल के क्षेत्र में अप्लाई किया इसके जो दुष्परिणाम दिखाई देंगे, इसके चलते आगे हिम्मत नहीं होगी अंग्रेजों की कि यह व्यवस्था लागू की जाए। तो आगे अधिकांश क्षेत्र में, चाहे दक्षिण भारत का क्षेत्र हो चाहे आपका पश्चिम भारत का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था दिखाई देगी। यानी कि अब ये स्थायी बंदोबस्त आगे बढ़ करके रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आएंगे। रैयत का मतलब किसान होता है, तो किसान को जो है यहाँ पर सर्वे सर्वा रखेंगे, फिर लगान की वसूली करेंगे। यहाँ लगान की वसूली स्थायी रूप से करेंगे और जमींदार वर्ग को प्रमुख बनाकर करेंगे, लेकिन आगे हिम्मत होगी नहीं क्योंकि बड़ा नुकसान हो जाएगा भैया। तो फिर यहाँ पर किसान को प्रमुख बनाएंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था में, और 51% क्षेत्र पर इसी को लागू करेंगे। तीसरा जो महालवाड़ी व्यवस्था है, क्योंकि वहां का जो स्ट्रक्चर था, महाल का मतलब क्या होता है, महाल का मतलब होता है गांव, तो बोले गांव का जो प्रमुख रहेगा
जाएगा मुखिया, तो गांव का जो मुखिया होता है, जैसे आज के समय प्रधान होता है जो, तो गांव के मुखिया के माध्यम से वहां पर राजस्व की वसूली या लगान लगाई जाएगी। और फिर यहाँ पर गांव के मुखिया को एक चीज और याद रखनी है, डिफरेंस थोड़ा समझते चलना है। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को भूमि का स्वामी बना दिया था, लेकिन यहाँ उनकी हिम्मत तो होगी नहीं ऐसी कोई व्यवस्था की जाए, क्योंकि उसके माध्यम से भी जो शोषण शुरू होगा किसानों का, और वो अंग्रेजों के विरोध में खड़े हो जाएंगे। ठीक, तो बोले यहाँ पर क्या किया जाएगा, महालवाड़ी में गांव के मुखिया के माध्यम से बोला जाएगा कि आपसे ही भू राजस्व वसूली की जाएगी, या लगान वसूली आपको करनी है और अंग्रेजों तक पहुंचानी है। लेकिन यहाँ गांव के मुखिया को भूस्वामी नहीं बनाया जाएगा, भूस्वामी कृषकों को ही रखा जाएगा। ठीक है, समझे, ये 30% के क्षेत्र पर लागू हो जाएगी। तो ये प्रमुख रूप से मोटा मोटा अंतर है जो 3 नीतियां अपनाई गई हैं भारत के बंगाल वाले क्षेत्र में, बंगाल बिहार उड़ीसा वाले क्षेत्र में हमने अपनाया, हमने नहीं, ब्रिटिश सरकार ने अपनाया स्थायी बंदोबस्त। और दक्षिण भारत में और पश्चिम भारत के क्षेत्र में अपनाई गई रैयतवाड़ी व्यवस्था, यानी कि रैयत मतलब किसान, किसान को प्रमुख बनाया गया। और जो आपका उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, जहां तक कि मध्य भारत या संयुक्त प्रांत, यानी कि तब का उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत जो है अभी का उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत वाले इस क्षेत्र में भी आपकी व्यवस्था अपनाई गई महालवाड़ी, क्योंकि यहाँ गांव गांव का एक मुखिया हुआ करता था, तो इसीलिए इस व्यवस्था को अपनाया गया। अलग अलग प्रतिशत, आपको ये क्लियर होगा, पीटी के स्तर पर भी पढ़ा होगा। अब आएंगे इसके बाद परिणाम मूल्यांकन, है ना, इसका मूल्यांकन करेंगे भाई, एक एक व्यवस्था का, एक एक भू राजस्व पॉलिसी का यहाँ पर हम लोग मूल्यांकन भी कर लेंगे। मूल्यांकन के बाद अंतिम रूप से सभी भू राजस्व नीतियों का, चाहे वह स्थायी बंदोबस्त रही हो, चाहे रैयतवाड़ी रही हो, चाहे महालवाड़ी रही हो, इन सभी का परिणाम क्या देखने को मिलता है, इसको भी समझ लेंगे। ठीक है, अब देखो जब फिगर बनाना है वहां पर, तो ये वाला फिगर बनाकर भी दिखाया जा सकता है, मतलब प्रेजेंटेशन के तरीके जो है आप कैसे भी रख सकते हो। अब ये नहीं कि यहाँ सर्किल बना दिया गया तो आप इसको ट्रायंगल नहीं बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे आपको समझ में आए, प्रेजेंटेशन का जो क्रिएटिव आप वहां पर दिखा सको थोड़ा सा स्पीड में, विद इन टाइम, तो वो क्रिएटिवनेस वहां पर दिखाने की कोशिश करनी है यहाँ पर, ताकि वहां पर आप नंबर एक्स्ट्रा गेन कर सको। ठीक है, तो शुरू करते हैं, एक एक पॉलिसी देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे स्थायी बंदोबस्त को। अब इस स्थायी बंदोबस्त में जानने से पहले उसकी पृष्ठभूमि को जानना जरूरी होगा, है ना, कि भाई किसके द्वारा लागू की गई। यहाँ पर हमारी पीटी की जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो काम आती है। पीटी की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जैसे वहां पढ़ते हैं कार्नवालिस के द्वारा 1793 के अंतर्गत, या 1790 से 92, इतना बहुत ज्यादा यहाँ पर फैक्चुअल नहीं होने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं होने की जरूरत है। जैसे 90 से 92 के अंतर्गत आपको बता देना है कि कार्नवालिस के द्वारा इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया। इसकी पृष्ठभूमि ये रहती है, इसके पहले जो वॉरेन हेस्टिंग्स रहते हैं, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा लगातार प्रयोग ही किया जा रहा था। जैसे बंगाल के क्षेत्र में पहले 5 वर्ष के लिए लागू किया जाएगा। ठीक है, बोला जाएगा कि 5 वर्ष के लिए हम फिक्स करते हैं लगान तुम्हारी भूमि पर। अब लेकिन 5 वर्ष के लिए यहाँ पर हेस्टिंग्स कंफ्यूज हो जाएगा कि यार हम 5 वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा इतना लंबा, उसके बाद बोले चलो इसको हम 1 वर्ष ही कर देते हैं। तो पहले 5 करेगा, फिर 1 करेगा, तो ऐसे कंफ्यूज होता रहेगा, तो लगान निश्चित नहीं हो पाता है। फिर कार्नवालिस आएगा, कार्नवालिस के द्वारा कहा जाएगा टेंशन नहीं लो, अब हम 10 वर्ष के लिए स्थायी कर देते हैं एकदम। तो जो स्थायी बंदोबस्त है वास्तविक रूप में वो किसके द्वारा लागू किया गया, कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। ठीक, हाँ, और एक चीज और, कल का जो लेक्चर था उसमें जब मराठों की बात कर रहे थे, मैसूर के संदर्भ में हम सहायक संधि पढ़ रहे थे, तो वहां पर मराठों के साथ में जो संधि की गई थी वो शालबाई की संधि थी, वो गलती से बशीन की संधि बोल दिया है। ठीक है, तो उसको ठीक कर लेना, करेक्ट कर लेना, कि जो मतलब करेक्ट क्या कर लेना, वो लिखा हुआ नहीं है लेकिन बोलने के दौरान ही, तो वहां पर जो शालबाई की संधि की जाती है, फिर उसके 20 साल के बाद में बसीन की संधि होती है। ठीक, जब यहाँ मैसूरों को पूरी तरीके से पराजित कर दिया जाता है। क्लियर, तो चलो फिर इसको देखते हैं। तो जब पृष्ठभूमि के तौर पर जाएंगे स्थायी बंदोबस्त में, तो यहाँ लगान को जो है स्थायी किया जाएगा। ठीक है, लगान सुनिश्चित कर दी जाएगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी चाहेंगे यार कि लगान जो है फिक्स हो जाए, और फिक्स हो जाएगी तो कार्नवालिस के द्वारा ही यह प्रयोग सबसे पहले किया जाएगा। तो अब इसका उद्देश्य समझ लो कि जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया जा रहा था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव अगर समझ लिया तो इसका जो परिणाम देखने जाएंगे, हम उसको परिणाम में देखेंगे कि क्या ये सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं। ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव लेकर के ये पॉलिसी बनाई गई थी, क्या ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव अगर फुलफिल आगे हो रहे होंगे, तो वही तो मूल्यांकन है भाई। मूल्यांकन जब हम करने जाएंगे, मूल्यांकन में देखेंगे कि जो उद्देश्य था वो फुलफिल हो रहा है क्या, और अगर नहीं फुलफिल हो रहा है तो उसके निगेटिव एस्पेक्ट को हम लोग बता देंगे, भाई देखो नकारात्मक प्रभाव ये देखने को मिल रहा है, या इसका ये दुष्परिणाम है। ठीक, क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव सीधा रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व मिले, है ना, और वो भी स्थायी रूप में मिले। दूसरा क्या है भैया, दूसरा दिया हुआ है कि एक समर्थक वर्ग तैयार करना है। वो समर्थक वर्ग कैसे तैयार किया जाएगा, इसको समझते चलते हैं कि पॉइंट को यहाँ पर खोलते हुए चलेंगे। देखो सबसे पहला तो उद्देश्य यही रहेगा कि स्थायी रूप में यहाँ पर इनको अधिक से अधिक भू राजस्व मिले, तो इसीलिए ये हो गया स्थायी बंदोबस्त। फिक्स कर दिया गया लगान, तुम्हारे पास देखो जितनी भूमि है ना, इस भूमि पर मान लो 100 रुपया बोल दिया गया कि तुम 100 रुपया लगान दोगे। अब इसमें चाहे तुम 5 किलो गेहूं उगाओ, चाहे तुम 100 किलो गेहूं उगाओ, चाहे 20 किलो उगाओ, उससे मतलब नहीं है। इस भूमि के अनुसार तुम्हारा जो लगान है वो निश्चित कर दिया गया है। अगले 10 साल तुम्हारे पास 5 बीघा अगर जमीन है,
तो 5 बीघा जमीन के अनुसार तुमसे अगर 100 रुपया बोला गया, तुम 100 रुपया दोगे, कहीं से भी लाके दो। ज्यादा हो रहा है तो बल्ले बल्ले तुम्हारी, नहीं हो रहा है तो ऋणग्रस्त हो जाओगे, अकाल की समस्या का सामना करना पड़ेगा तुमको, ठीक है, खाने तक को नहीं रहेंगे, लाले लग जाएंगे। तो ये सारे देखो आपको आराम से बिल्कुल आसान शब्दों में समझना है कि स्थायी बंदोबस्त क्या था। तो ये स्थायी बंदोबस्त इस तरीके से कर दिया गया, तो यहाँ पर स्थायी रूप से उनको भू राजस्व की प्राप्ति हो गई, ये पहला उद्देश्य रहेगा। दूसरा कि भारत में एक समर्थक वर्ग, कौन सा समर्थक वर्ग था, बोले यहीं पर व्यवस्था की गई थी स्थायी बंदोबस्त में जमींदार वर्ग की। जमींदार वर्ग निर्धारित किया गया, बोले देखो ये जो भूमि है, कौन है जमींदार जो इस जमीन से हमको 100 रुपया देगा, बोले वहां से ही, गांव से ही एक निकल कर आया जमींदार, बोले हम देंगे, ठीक है। तो एक जमींदार वर्ग रहेगा, बोले तुम से अब से इस भूमि के स्वामी हो जाओगे, ठीक है, तुम इस भूमि के स्वामी हो, यहाँ जो किसान खेती करेगा तुम्हारा काम है इससे 100 रुपया लाओ और वो 100 रुपया ला करके हमको दो, ठीक है। अब देखो समझो यहाँ पर उसमें भी निर्धारित कैसे किया गया, उसकी विशेषताएं भी समझेंगे, अभी बस मोटा मोटा समझो। तो ये जो जमींदार वर्ग रहेगा, ये जमींदार वर्ग किसका समर्थन करेगा, बोले ब्रिटेन का समर्थन, ब्रिटिश का समर्थन करेगा। बोले ब्रिटिश का क्यों, क्योंकि वो भूस्वामी हो चुका था एकाएक किसी भूमि खंड का, जो कह रहा था जमींदार वर्ग हम यहाँ से आपको राजस्व देंगे, उस जमीन का भूस्वामी हो गया, बोले एकाएक उसको भूस्वामी बना दिया जाएगा, तो वो किसका समर्थन करेगा, बोले ब्रिटिश सरकार का समर्थन करेगा। तो भारत में एक ऐसा समर्थक वर्ग चाहिए था, तो यहाँ से वो मिला, दूसरा उद्देश्य था स्थायी बंदोबस्त का। तीसरा प्रशासनिक जटिलता का। अब देखो यार, हर साल जैसे हेस्टिंग्स ने व्यवस्था की थी कि हर साल जो है लगान निर्धारण करेंगे, तो हर साल जब लगान निर्धारण किया जाएगा तो हर साल अधिकारी भेजो, हर साल वही प्रशासनिक झंझट, सारे उन झंझटों से मुक्ति मिल गई, तो जो प्रशासनिक जटिलता थी वो भी कम हुई, ठीक है। यहाँ से प्रशासनिक जटिलता को भी कम करना था, हर वर्ष की झंझट से बचना था, तो ये एक उद्देश्य था। 3 उद्देश्य क्लियर हुए स्थायी बंदोबस्त के। पहला था कि स्थायी रूप से भू राजस्व मिलेगा, दूसरा था एक समर्थक वर्ग जमींदार के रूप में, जमींदार वर्ग के रूप में मिल गया, तीसरा प्रशासनिक जो जटिलता होती थी बार बार लगान निर्धारण करो उससे बचा जाए, वो भी बच गया, तीसरा चौथा था कृषि विकास को प्रोत्साहन मिले थोड़ा सा, क्योंकि भैया जब तक कृषि को, एग्रीकल्चर को आप प्रोत्साहित नहीं करोगे तब तक ये जो भू राजस्व निर्धारित किए हुए कहां से मिलेगा। तो इसीलिए चौथा जो उद्देश्य था कृषि विकास को प्रोत्साहन देना। अब ये कृषि विकास का प्रोत्साहन ये मत समझना कि भारत के कृषक को जो है ये बड़ा प्रोत्साहन देना चाहते थे कि हाँ भाई किसान तुम्हारी गरीब स्थिति देख के हमको बड़ी दया आती है, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ इनका सीधा उद्देश्य था कि जितना ही किसान अच्छे से खेती कर लेगा उतना ज्यादा हमको राजस्व मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो इसके उद्देश्य थे। उद्देश्य के साथ अब विशेषताएं देखते हैं। विशेषताओं में सबसे पहले दिखेगा कि जमींदार को भूमि का स्वामी बना दिया गया, और जिसके चलते जो ये ऑब्जेक्टिव था भारत में समर्थक वर्ग वो मिल गया इनको। दूसरा तो जो था लगान से प्राप्त जो राजस्व था, देखो लगान से जो राजस्व प्राप्ति होती थी उसमें कहा जाता था कि जमींदार भाई तुम 1/10 भाग अपने पास रखना, ठीक है, जैसे 10 रुपया है उसमें से 1 रुपया तो अपने पास रखो, 9 रुपया किसको दे दो, बोले 9 रुपया सीधा सरकार को दे दो, यानी कि जो राजस्व निर्धारित किया गया है। अब चूंकि तुम थोड़ी बहुत मेहनत करोगे, क्योंकि वसूली करोगे, तो वसूली के लिए तुमको चलो उसमें से 1 रुपया हम दे देंगे, 1/10 भाग तुमको हो जाएगा 10 में से, और 10 में से 9/10 भाग, तो हाँ 1/10 भाग जो है किसको, जमींदार को मिलेगा, और 9/10 भाग किसको मिलेगा भाई, सरकार को मिलेगा। क्लियर। तो ये जो कुल राजस्व रहेगा, कुल राजस्व में से 1/10 में से जमींदार के पास जाएगा, बचा हुआ जो 9 भाग है वो सरकार के पास जाएगा, ठीक है। तो ये लगान के, जो लगान की वसूली थी या राजस्व था उसमें लगान का निर्धारण इस तरीके से किया गया। फिर आगे आते हैं भू राजस्व की राशि। अब भू राजस्व की राशि जो है स्थायी कर दी गई। क्यों भैया स्थायी कर दी गई, क्योंकि जो भूमि थी उसको आधार बनाया गया, पहले बता दिया कि इस भूमि, जैसे 5 हेक्टेयर तुम्हारे पास भूमि है तो इस पर अगर 100 रुपया निर्धारित किया गया तो वो 100 रुपया रहेगा, इसमें कितनी उपज हो रही मतलब नहीं है। तो ये एक प्रमुख विशेषता रही इसकी। क्लियर। चौथी एक विशेषता जो बतानी है आपको क्षेत्र वाइज, कि कितने प्रतिशत क्षेत्र में इसको लागू किया गया, बोले 19% क्षेत्र में। ये तो एकदम रटा हुआ पीटी के स्तर पर रट चुके हैं कि 19 में स्थायी, और 51 में क्या भैया, 51 में रैयतवाड़ी, और 30 में महालवाड़ी, ठीक है, इसको तो एकदम रट ही डाला होगा। तो 19% क्षेत्र में लागू थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में इस स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। कुछ समय के बाद एक कानून आता है, सूर्यास्त कानून। अब इससे जुड़ा हुआ है सूर्यास्त कानून पर, देखो यूपीएससी पीवाईक्यू में क्वेश्चन भी पूछा गया था। आओ इसको समझ लेते हैं क्या था सूर्यास्त कानून। देखो जैसे जमींदार वर्ग था, बोले इस भूमि के लिए ब्रिटिश सरकार ने कहा कि इस पर से हमको कौन देगा 100 रुपया लगा करके, बोले जमींदार वर्ग बोला हम देंगे, ठीक। अब देखो कुछ ऐसी जब जमीन निकली जहां पर भैया उपज ही मान लो 80 रुपया के बराबर हो रही है, किसान जो उपज की, उस उपज की कीमत ही 80 रुपया थी, तो वो किसान क्या होगा, उस जमीन पर पैसा कहां से दे पाएगा, 100 रुपया नहीं दे पाएगा। तो इस संदर्भ में एक सूर्यास्त कानून आता है, जब जमींदार जो है, जो भू राजस्व वसूली के लिए उनको अधिकृत किया गया था, अब जब भैया भू के स्वामी बनाए गए थे, बोले अगर सूर्यास्त कानून में कहा गया, अगर सुनो जमींदारों, अगर तुमको जो फिक्स डेट दी गई है उस फिक्स्ड डेट तक अगर तुमने ला करके वो 100 रुपया राजस्व जो तुमसे कहा गया नहीं दिया ब्रिटिश सरकार को, तो उस दिन की सूर्यास्त तक, उस दिन के सूर्यास्त तक अगर लेकर नहीं आए, तो उसी दिन तुम्हारी जो जमीन है ना, जो जमीन है या जमींदारी है ऐसा समझ लो चली जाएगी, जमीन जो है नीलाम कर दी जाएगी, उस दिन से तुम भूमि के स्वामी नहीं रहोगे, ठीक है। तो यही था 1794 का सूर्यास्त कानून।
और भैया सीधी सी बात है, कहां पर जमींदार वर्ग जो है नहीं दे पाएगा भू राजस्व, क्योंकि जहां पर उपज ही नहीं होगी, उत्पादन नहीं होगा, जमीन की उर्वरता खराब हो जाएगी, जो उर्वर जमीन नहीं रहेगी वहां पर ये समस्या आएगी। जो उर्वर जमीन होगी वहां पर तो बल्ले ही बल्ले है दोनों की, किसान की भी और जमींदार की भी। लेकिन जो उर्वर जमीन नहीं होगी वहां पर जमींदार कैसे देगा? तो वहां सूर्यास्त कानून से प्रभावित होगा वो। और सूर्यास्त कानून क्या है ये क्लियर तरीके से समझ में आया कि एक फिक्स्ड डेट निर्धारित की जाती थी कि इस निर्धारित डेट तक जमींदार भैया तुमको जो है हमें क्या पहुंचाना है, ये लगान पहुंचाना है जितना निर्धारित किया गया है। अब बोले उस डेट तक अगर ये लगान नहीं पहुंचा पाएंगे तो फिर सूर्यास्त तक अगर नहीं लेकर आए तो तुम्हारी जमीन नीलाम कर दी जाएगी। ठीक है, तो नीलाम होगी, फिर दूसरा आएगा कोई, और जब दूसरा जब आएगा तो वो इनकी जमीन खरीदेगा। जमीन खरीदेगा तो भैया नई एक सामंती व्यवस्था, उप सामंती व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसको यहीं पर लगातार समझ लेते हैं। देखो सूर्यास्त कानून का ही दुष्प्रभाव कैसे देखने को मिलता है। जैसे ये जमीन थी मान लो, ठीक है, इस जमीन से पहले 100 रुपया जो है वसूली का निर्धारित किया गया। एक किसान वर्ग था, एक जमींदार वर्ग था। अब बोले जमींदार नहीं पहुंचा पाया भैया 100 रुपया, तो जमींदारी चली गई। अब बोले इस जमीन की लगेगी बोली, ठीक है, बोली लगेगी। बोली लगाने वाला कौन होगा? बोले यहाँ शहर में बैठा हुआ एक साहूकार। अब जैसे शहर में बैठा हुआ जो साहूकार रहेगा वो इसकी बोली लगाएगा। ठीक, अब जैसे वो इसकी बोली लगाएगा, वो क्या करेगा, यहाँ एक नया जमींदार नियुक्त कर देगा। ठीक है, अब बोले शहर में वो बैठा हुआ व्यक्ति है, अब यहाँ पर वसूली करने के लिए तो एक जमींदार चाहिए ना, एक व्यक्ति चाहिए, तो एक नया एक तरीके से एजेंट अपना यहाँ पर बैठा देगा गांव में, और वो एक तरीके से जमींदार जो रहेगा। अब देखो सरकार कहेगी 100 रुपया आप कौन देगा? बोले साहूकार कहेगा हम देंगे। अब इस साहूकार से कहा जाएगा, ये साहूकार कहेगा हमको तुम कितने 110 रुपया ला कर दो, तभी तो इस साहूकार को भी तो 10 रुपया का लाभ होगा। बोले हाँ। तो अब ये जमींदार जो है क्या करेगा, जमींदार यहाँ से कितना वसूलेगा? बोले 110 रुपया वसूलना शुरू करेगा। जो एजेंट रहेगा, या एजेंट अपने नीचे उप एजेंट बनाएगा, तो उससे कहेगा भैया 110 रुपया चाहिए, तो अब आगे कितनी वसूलेगा? किसान से 120 वसूलेगा, तो किसान का शोषण तो और बढ़ जाएगा। बोले हाँ। तो इसी व्यवस्था को कहा गया उप सामंतीकरण। ये उप सामंतीकरण क्यों इसका जन्म होता है, क्लियर तरीके से समझ में आया? ये सूर्यास्त कानून है, या जमींदारी व्यवस्था जो लेकर आई सरकार, या स्थायी बंदोबस्त जो लेकर आई। जब स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व की वसूली नहीं हो पाएगी, या कृषक उपज नहीं कर पाएगा, तो ये एक नई व्यवस्था देखने को मिलेगी, उप सामंतीकरण जिसको बोला जाता है। ठीक, अब मूल्यांकन के दौर में अच्छे से आ जाओ, इसको समझते हैं, मूल्यांकन देखते हैं। जो पीछे समझ ली बातें वही मूल्यांकन पे बहुत आसानी से आसान शब्दों में समझ लेना है। जैसे मूल्यांकन जब करने जाते हैं तो हम देखते हैं लाभ किसको हुआ, हानि किसको हुई, और लाभ ज्यादातर किसको दिखाई देंगे? बोले लाभ ब्रिटिश सरकार को दिखाई देंगे, या फिर जमींदार को भी दिखाई दे सकते हैं भाई। सीधी सी बात है कि जो ये आर्थिक नीति लागू की जा रही है, जिसमें स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया जा रहा है, इसका प्रॉफिट किसको हो रहा है? बोले प्रॉफिट सीधी बात है ब्रिटिश सरकार को ही हो रहा है। अब ब्रिटिश सरकार को पहला प्रॉफिट है कि इसकी आय स्थायी हो गई। क्लियर, जो स्थायी थी, जो अस्थायित्व था, यानी कि लगान निर्धारित नहीं हो पा रहा, सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी आय, बोले वो एक स्थायी हो गई। हमें पता चल गया कि यहाँ से 100 रुपया आएगा, इस क्षेत्र से 100 रुपया आएगा। इसके अलावा अगर हमारी जरूरत 120 रुपया होगी तो हम 20 रुपया कहीं और से ले लेंगे, 20 रुपया की व्यवस्था कर लेंगे कहीं, तो ब्रिटिश सरकार की यहाँ से स्थायी आय हो गई। फिर उत्पादन का जो अस्थायित्व था, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अब कहीं उपज हो रही नहीं हो रही, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था इनकी इनकम पर, है ना, क्योंकि भैया जो जमीन नीलाम हो रही थी, जमीन कोई और ले रहा था गारंटी उसकी। तो इस तरीके से इनके उत्पादन पर कोई उत्पादन के जो अस्थायित्व का है, इंस्टेबिलिटी का है, उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तीसरा एक और लाभ क्या था, हमने ऑब्जेक्टिव देखे थे, जो ऑब्जेक्टिव अगर थे, उन ऑब्जेक्टिव को समझ लिया तो वो देखो वही सारे प्रॉफिट यहाँ पर नजर आएंगे। जैसे एक समर्थक वर्ग मिल गया, एक जमींदार वर्ग था जो वो समर्थक वर्ग मिल गया, आगे साहूकार वर्ग वो भी एक समर्थक वर्ग के रूप में नजर आएगा। ठीक है, चौथा था प्रशासनिक जटिलता, वही प्रशासनिक कठिनाई कम होगी, उससे मुक्ति मिलेगी, बार बार लगान का निर्धारण नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारे हमें प्रॉफिट हैं, ऑब्जेक्टिव समझे, वही प्रॉफिट। अब देखो जमींदार क्या था, जमींदार के पास एक अधिकार आया भू स्वामित्व का, तो इसके चलते उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, और यही आर्थिक और सामाजिक स्थिति जो यहाँ से मजबूत होगी, आगे समाज सुधार के रूप में यहीं पर यही जमींदार वर्ग जो मध्य वर्ग है वो आवाज उठाते हुए नजर आएगा। ठीक है, चलो ये लेकिन जानबूझ कर नहीं है, अनजाने में ही जो भू स्वामित्व का अधिकार मिलते ही उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत हो जाती है जमींदार की। ठीक, अब आते हैं हानि पर। इसका मूल्यांकन करते हैं तो खाली लाभ ही लाभ तो नहीं देखेंगे, हानि भी देखेंगे। हानि में सबसे ज्यादा लॉस किसको होगा? बोले भारतीय को। लेकिन यहाँ थोड़ा सा पॉइंट आउट करना है कि केवल लॉस स्थायी बंदोबस्त का भारतीयों को नहीं हुआ, इसका लॉस ब्रिटिश को भी हुआ, ब्रिटिशर्स को भी हुआ। ब्रिटिशर्स को जो लाभ होता है, सबसे पहला नुकसान होता है, पहला नुकसान होता है कि देखो जैसे ये भूमि है, ठीक है, इस भूमि पर पहले 100 किलो अनाज होता था। ठीक, अब मान लो भैया ये अनाज उत्पादन बढ़ गया, भैया बढ़िया बीज आ गए समय के साथ में, बढ़िया रसायन पड़ने लगा, ठीक, एग्जांपल समझो। अब यहाँ पर हो रहा है 120 किलो, लेकिन जो इन्होंने निर्धारित किया इस पर हम देंगे, इस पर चाहिए हमें 50 किलो। ठीक है, 50 किलो चाहिए ब्रिटिश सरकार को। अब लेकिन 50 किलो 120 में भी चाहिए, तो सीधी सी बात है 20 किलो का प्रॉफिट हुआ, यानी कि जो और मिल सकता था 10 किलो और बढ़कर मिल सकता था ब्रिटिश सरकार को, उससे
भैया क्या हो जाएंगे, उससे तो इनको चूक रह जाएंगे, है ना? क्यों रह जाएंगे? क्योंकि इन्होंने तो निर्धारित कर दिया 10 साल के लिए कि तुम्हारी इतनी जमीन है, कितना हो तुम्हारे यहाँ गेहूं वेहूं, है ना, चावल जो भी हो, हम तुमसे 50 किलो लेंगे। अब उससे आगामी जो उपज होगी अगर उसमें वृद्धि हो रही होगी तो वो तो इनको उसका प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं, उसका तो लाभ मिलेगा नहीं। तो ये सबसे बड़ा नुकसान ब्रिटिश सरकार को ये होता है, जिसके चलते इनकी आगे हिम्मत नहीं होती है कि 19% से ज्यादा क्षेत्र में हम स्थायी बंदोबस्त को लागू करें। क्लियर? समझ में आया? दूसरा है कि जमींदारों का जो शोषण है, वो जमींदारों का शोषण जो किसानों पर हो रहा था, और किसान जो विद्रोह कर रहे थे वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कर रहे थे। तो बोले देखो ब्रिटिश सरकार को जो विरोध का सामना करना पड़ रहा था किसानों के शोषण का, एक ये समस्या थी। ठीक, तो इस तरीके से हमें बताना है कि जो स्थायी बंदोबस्त था, स्थायी बंदोबस्त से ब्रिटिश सरकार को भी, ब्रिटिश साम्राज्य को भी कैसे हानि हुई, नुकसान हुआ। भारतीयों को तो भाई नुकसान है ही, शोषण हो रहा है उनका। ठीक है, कृषक जो था अब उससे एक तो भूस्वामित्व चला गया, भूस्वामित्व चला गया किसके हाथ में? बोले जमींदार के हाथ में। अब केवल किसान एक मजदूर बनकर रह गया कि केवल खेत पर एक मजदूर की तरह काम करेगा, और अगर उपज नहीं हो रही है तो भैया कहां से वो जमींदार को देगा? तो इसके लिए उसको ऋण लेना पड़ेगा, और जब जितना ऋण उठाएगा और ऋण के बाद भी अगर वो उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा तो अकाल से पीड़ित हो जाएगा। अकाल से पीड़ित होने के साथ साथ एक दूसरा शोषण व्यवस्था चालू हो जाएगी। कौन सी? उपसामंती व्यवस्था, जो बताई थी ना उपसामंती व्यवस्था। तो बोले वो जो उपसामंती व्यवस्था चालू होगी, उस उपसामंती व्यवस्था के चलते कृषक का शोषण और ज्यादा होगा, जिससे इस क्षेत्र में बारंबार अकाल की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। और जो उपसामंतीकरण बताई थी यही व्यवस्था थी कि 100 रुपया का लगान पहले था, और फिर 100 रुपया का लगान जब भैया ये 100 रुपया नहीं वसूली हो पाएगी तो जमीन हो जाएगी नीलाम। जो सूर्यास्त कानून आया उसके चलते, सूर्यास्त कानून के तहत जब नीलाम होगी तो शहर में बैठा व्यापारी या साहूकार कहेगा भैया यहाँ पर हम अपना एक एजेंट बनाएंगे, और एजेंट के माध्यम से जब वसूली करना शुरू करेगा तो सीधी सी बात है कि पहले जिस क्षेत्र से 100 रुपया की वसूली होती थी अब उस क्षेत्र से 120 रुपये वसूलना है, तो कुल मिलाकर 120 रुपए का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? बोले किसान के ऊपर पड़ेगा। तो ये जब किसान प्रभावित होगा तो जो किसान का शोषण है ये और ज्यादा बढ़ जाएगा पहले से। ठीक है, तो इस तरीके से किसान का शोषण बहुत ज्यादा होगा इस जमींदारी प्रथा के चलते, और इसका सीधा भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। और वह स्थायी बंदोबस्त इसलिए कहा जा सकता है कंक्लूजन के तौर पर कि यह कोई भी बुद्धिमत्तापूर्ण कदम नहीं था, और बुद्धिमत्तापूर्ण कदम नहीं था इसलिए अंग्रेजों ने आगे रैयतवाड़ी व्यवस्था को ज्यादा क्षेत्र में लागू किया है। इसको भी कनेक्ट कर सकते हो, ब्रिटिश की पॉलिसीज पढ़ रहे हैं तो सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हुए पढ़ना है। ठीक है, क्लियर? स्थायी बंदोबस्त पर सारे कंफ्यूजन क्लियर। अब आते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था पर। देखो भाई, रैयतवाड़ी व्यवस्था को जानना है तो उसके लिए भी परिस्थितियां कौन सी जिम्मेदार थी। हमने देखा 3 परिस्थितियों को यहाँ पर समझना है कि ब्रिटिश की क्या आवश्यकताएं थी, दूसरा स्थानीय परिस्थितियां वहां की क्या थी, तीसरा यूरोपीय विचारधारा भी थी क्या कोई जो प्रभावित कर रही थी रैयतवाड़ी व्यवस्था को। यानी कि जब रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो 51% क्षेत्र पर लागू थी। इतने बड़े भूभाग पर अगर इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है तो इसके पीछे कुछ तो उत्तरदायी परिस्थितियां रही होंगी, कुछ तो फैक्टर ऐसे रहे होंगे जिसके चलते इतने बड़े क्षेत्र में अंग्रेज जो है ये नीति लागू कर रहे हैं। बोले हाँ, तो ब्रिटिश की आवश्यकताएं कौन सी थी? बोले स्थायी बंदोबस्त के चलते पीड़ित हो चुके थे कि लगान का जो पुनर्निर्धारण है हम कर लेंगे, लेकिन ये जो नगर लगान एक बार निर्धारित कर दिया इसके चलते कितने दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं उससे बचेंगे। तो इसीलिए लगान को बार बार निर्धारित करना पड़े चलेगा। ठीक है, क्योंकि इसका नुकसान किसको हो रहा है? बोले इसका नुकसान अंततोगत्वा हमें ही हो रहा है। तो बोले पहली तो ब्रिटेन की आवश्यकताएं हैं, क्योंकि ब्रिटेन की आवश्यकताएं तो बढ़ रही थी लेकिन वहां तो हमने फिक्स कर दिया लगान को, तो बढ़ती आवश्यकताओं के साथ हम यहाँ लगान भी तो बढ़ा सकते हैं रैयतवाड़ी में। तो पहली तो हो गई ये। दूसरी बात है कि स्थानीय परिस्थितियां, वहां की लोकल जो सिचुएशन थी वो कैसी थी, है ना, वहां लोकल कंडीशंस कैसी थी। बोले समझो जब दक्षिण भारत के क्षेत्र में या पश्चिम भारत के क्षेत्र में जाओगे तो वहां कोई भी उत्तर भारत जैसा स्पष्ट जमींदार वर्ग नहीं है। तो जब जमींदारी प्रथा नहीं है बोले तो इस तरीके की स्थायी बंदोबस्त को वहां लागू करना भी आसान नहीं होगा। बोले हाँ बिल्कुल ठीक कहा है। तो इसीलिए जब लागू करना आसान नहीं होगा तो जिस खेत पे जो खेती कर रहा है वही उसका मालिक है, उसी को उसका मालिक बना करके हम वसूली करना शुरू कर देंगे। यानी कि जो खेत है उसका जो खेती कर रहा है उसको रैयत बोलते थे कृषक को, तो उसी रैयत को ही प्रमुख बना देंगे, उसी से वसूली करेंगे, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करेंगे। ठीक, तो वहां की जो स्थानीय परिस्थितियां थी वो जिम्मेदार, ब्रिटिश आवश्यकताएं जो बढ़ रही थी लगातार ये जिम्मेदार, तीसरा यूरोपीय विचारधारा। तीसरा हम देखेंगे कि ब्रिटेन में भी एक विचारधारा आइडियोलॉजी चल रही थी, कौन सी? बेंथम और मिल की उपयोगितावादी विचारधारा। जानते हैं भाई ये उपयोगितावादी विचारधारा क्या है? जैसे भारत में क्या कहा जाता है? भारत में कहा जाता है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। वैसे ही ब्रिटेन में ये चल रहा था कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, और भारत में क्या है? सभी जनों का अधिक, सभी 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 सुखी, मतलब सर्वजन हिताय, सभी का हित और सभी का सुख। ठीक है, इससे थोड़ा सा लोअर आ जाओ, थोड़ा सा डाउन आ जाओ, उसमें आता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यानी कि काम ऐसा करो जिसमें अधिकतम लोगों का अधिक से अधिक सुख हो सके। तो यह जो पॉलिसी चल रही थी, यह जो आइडियोलॉजी चल रही थी यूरोप के क्षेत्र में,
इसके चलते ही जो वहां पर लगान की व्यवस्था की गई, उसमें सीधे रैयत जो है उसी को प्रमुख बना दिया गया, क्योंकि रैयत को जैसे ही हेड आप बनाओगे, प्रमुख बनाओगे वसूली के लिए, तो बिचौलिए जो बीच में पैदा हो रहे थे, जैसे स्थायी बंदोबस्त में जो जमींदार वर्ग था, यह एक बिचौलिए के रूप में पैदा हुआ था। और ये बिचौलिए जो है, जैसे मान लो भैया बिचौलिया क्या है, बिचौलिया क्या काम करता है, शोषण का काम करेगा, ठीक है, कुछ भाग बिचौलियों को चाहिए होगा, तो जो भाग बिचौलिए के रूप में जा रहा था वो खत्म हो जाएगा, वो अब नहीं जाएगा, तो इससे अंग्रेजों को भी देखो प्रॉफिट होगा और किसानों को भी कम देना पड़ेगा पैसा, है कि नहीं, दोनों तरफ से बल्ले ही बल्ले। तो यही कहा जाता था इसके माध्यम से अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख हो सकता है। तो ये आइडियोलॉजी का इम्पैक्ट बेंथम और मिल की जो उपयोगितावादी विचार था, उस समय जितने भी आपके गवर्नर जनरल आएंगे उन पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं भैया इसके साथ साथ रिकार्डो की एक लगान सिद्धांत भी चल रहा था बहुत ज्यादा। रिकार्डो का लगान सिद्धांत क्या था, रिकार्डो ये कहता था कि जैसे कोई जमीन है, ठीक है, उस पर जो भी उपज हुई, अब किसान ने जो भी उत्पादन किया, गेहूं लगाया होगा, उसमें मान लो भैया लागत उसकी कुछ रही होगी, बोले हाँ, मान लो 50 रुपया लागत रही, 50 रुपया लागत के बाद उसने 100 रुपया का गेहूं बेचा, तो ये 50 रुपया क्या है, बोले 50 रुपया बाकी बचा हुआ है सरप्लस। अब ये सरप्लस में से हिस्सा तय होना चाहिए जो भैया उस पर खेती कर रहा है, यानी कि कृषक, और जो आपका कौन, ब्रिटिश सरकार, ठीक है, उसमें से ब्रिटिश साम्राज्य को जो ये सरप्लस वाला हिस्सा है ना, सरप्लस मतलब 50 रुपया लागत हटा दो, जो भी उत्पादन हुआ है उसमें से लागत हटा दो, जो बचा हुआ भाग है उसमें से फिक्स होना चाहिए कि कितना भाग जो है वो किसान के पास जाएगा, रैयत के पास जाएगा, और कितना भाग जो है ब्रिटिश साम्राज्य के पास जाएगा। तो इसमें ना तो किसान का शोषण, रैयत का शोषण, और आराम से ब्रिटिश साम्राज्य को भी हिस्सा मिल जाएगा भू राजस्व का, ठीक। तो ये था रिकार्डो का लगान सिद्धांत। तो लगान का निर्धारण अगर रिकार्डो के लगान सिद्धांत से किया जाए, तो जो बिचौलिया वर्ग है वो भी खत्म, और जो नुकसान हो रहा है भारत को ब्रिटिश साम्राज्य को, जो स्थायी बंदोबस्त के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, वहां से उपज के माध्यम से उसे लगान नहीं मिल रहा है, वो सब से बचा जा सकता है अगर इस लगान सिद्धांत को अप्लाई किया जाए। और ये उस समय बहुत ज्यादा यूरोप की राजनीति में बहुत ज्यादा ये लोकप्रिय हो रहे थे, उपयोगितावादी विचारधारा और रिकार्डो का लगान सिद्धांत, इन दोनों को कोट जरूर करना है जब भी हम रैयतवाड़ी व्यवस्था बताएंगे, इसकी पृष्ठभूमि बताएंगे कि किन पृष्ठभूमियों में, किन परिस्थितियों में इसको लागू किया गया और क्यों भैया 51% क्षेत्र में ये लागू की गई, ठीक, समझ में आया। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। देखो यहाँ पर किसान को क्या किया जाएगा, भूस्वामी बनाया जाएगा। कोई भी लगान समझौता होगा अब सीधे किसान के साथ करेगी ब्रिटिश सरकार, और किसान को भूमि का पट्टा दे दिया जाएगा। भैया भूमि का पट्टा वही बताया जाएगा कि देखो भैया ये भूमि का पट्टा तुम्हारे नाम पर है, तुम ही इसके मालिक हो। मालिक तो पहले से थे, लेकिन अब थोड़ा सा उसको लिखा पढ़ी के हिसाब से दिखा दिया जाएगा किसान को। फिर भू राज्य का निर्धारण जो है उपज के आधार पर, पहले कैसे किया जाता था, भूमि के आधार पर किया जाता था, है ना, स्थायी बंदोबस्त देखा ना, कि जितनी भूमि है उसके आधार पर फिक्स कर देंगे, उतना ही तुमको राजस्व जो है देना पड़ेगा, उतनी लगान तुमको देनी पड़ेगी। फिर ये 51% क्षेत्र में लागू, ये तो हम पढ़ते ही रहते हैं। कैप्टन रीड ने जो है सबसे पहले इसको बारामहर जिले में लागू किया था। आर फॉर रैयत वाली, आर फॉर रीड, ऐसे भी याद किया था हमने, याद है कि नहीं, एम फॉर महालवाड़ी, एम फॉर मैकेंजी, याद है। तो इसी तरीके से हमने इनके जो पीटी के स्तर पर जो फैक्ट्स थे इनको भी शामिल किया जा सकता है। यहाँ पर जो विशेषताएं बताएंगे कुछ चीजें, जैसे 51% क्षेत्र पर यहाँ पर कैप्टन रीड के द्वारा इसको बारामहल जिले में लागू किया गया। इसके बाद आगे के भाग में थॉमस मुनरो के द्वारा लागू की जाती है, ठीक है। और बंबई के क्षेत्र में, हाँ, बॉम्बे में कौन लागू करता है, बॉम्बे के क्षेत्र में एल्फिस्टन के द्वारा इसको लागू किया जाता है। ये सब क्या है, ये सब पीटी के स्तर के फैक्ट रहते हैं, लेकिन चलो इनको शामिल कर पाओ तो कर देना भैया जहां स्कोप मिले, ठीक है, कि पीटी में रटे हुए रहते हैं, एकदम खून उबलेगा अंदर से कि हमको लिखना है, तो यहाँ पर उनको लिख देना जब विशेषताएं बताना, ठीक है, विशेषताएं बता करके, और वो दो चार जितने पॉइंट्स ये 3-4 बताए गए हैं इनको बताना, मेन तो पहले बताना है कि मुख्य विशेषता यही थी, किसान को भूस्वामी बनाया गया, किसान को पट्टा, भू राजस्व जो है उसको उपज के आधार पर निर्धारित किया गया, 51% क्षेत्र पर यह लागू की गई। फिर जितने और फैक्ट हैं कि कहां किसने लागू किया, 2-4 पॉइंट से ऐड किए, और फिर आएंगे मूल्यांकन पर। पहले पृष्ठभूमि समझ ली और अब मूल्यांकन पर आते हैं। तो मूल्यांकन पे वही मूल्यांकन तरीका वही कि सकारात्मक प्रभाव सरकार पर, ब्रिटिश सरकार की आय बढ़ेगी और किसान यहाँ पर भूस्वामित्व इसको मिल जाएगा, ठीक है, किसान यहाँ पर भूस्वामी रहेगा अपनी जमीन का और सरकार की यहाँ पर आय बढ़ेगी। नकारात्मक पर आएंगे तो भारतीयों पर ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और किसान पर पड़ेगा, किसान का शोषण बढ़ेगा, क्योंकि जो ऋणग्रस्तता है वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। क्यों, क्योंकि अभी भी क्या होगा, किसान जो है जब भू राजस्व निर्धारित किया जाएगा उसकी सीमा इतनी अधिक कर दी जाएगी, इतना ज्यादा लगान निर्धारित कर दिया जाएगा कि किसान भैया नहीं दे पाएगा, ठीक है। वो खाली सैद्धांतिक रूप से बातें नजर आ रही हैं, रिकार्डो की लगान सिद्धांत, वो सब ब्रिटेन में ही लागू होंगी। यहाँ तो क्या होगा, यहाँ जितना ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल सको, उससे मतलब नहीं है कि उपज हो रही है कि नहीं हो रही, कितनी, जितना शोषण कर पाओ। अब उस शोषण का शिकार किसान होगा। मान लो कहीं पर भैया उस समय अगर जैसे मानसून से ही प्रभावित हो गई, कृषि प्रभावित हो गई मानसून से ही उस वर्ष की, अब वो किसान कहाँ से देगा, है ना, कैसे वो देगा लगान जो निर्धारित की गई है। तो उसके बाद फिर जाएगा साहूकार के पास, महाजन के पास, बोलेगा हमको ऋण दे दो, ऋण के लिए जाएगा, तो वो क्या होगा, उसके पास जमीन गिरवी पर रखेगा, गिरवी पर रखेगा तो किसान जब नहीं दे पाएगा तो जमीन क्या होगी, चली जाएगी। किसान जब रिटर्न नहीं कर पाएगा उसकी जमीन चली जाएगी, तो नए बिचौलिए वर्ग का
यहाँ से पैदा हो जाएगा, जिसको कृत्रिम बिचौलिया वर्ग कहा गया। भले ही यहाँ पर बिचौलिया वर्ग नहीं था, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अंतर्गत हमने यहाँ पर कोई बिचौलिया नहीं रखा, लेकिन कैसे इस व्यवस्था ने, कैसे यहाँ पर किसानों के शोषण ने, या कैसे इस राजस्व की अधिकता ने एक बिचौलिए वर्ग को पैदा कर दिया। ठीक है, कौन था वो बिचौलिया? साहूकार या महाजन। तो बिचौलिए यहाँ पर भी पैदा हुए, जो कृत्रिम बिचौलिया वर्ग के रूप में जाने गए। ओवरऑल तरीके से जब सभी के परिणाम बताएंगे, तो उन परिणामों के इस पॉइंट को शामिल करेंगे कि बिचौलियों के माध्यम से कृषकों का यहाँ पर शोषण ही बढ़ा है, बना हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। जैसे स्थायी बंदोबस्त में जमींदार ने, यहाँ पर बिचौलियों के रूप में साहूकार और महाजन वर्ग ने शोषण किया। ठीक, ये नकारात्मक प्रभाव हुआ। अब ऐसे ही देखो महालवाड़ी, महालवाड़ी पर स्पेसिफिक प्रश्न अलग से नहीं आया है, ना यूपीएससी में आया है, ना पीसीएस में आया है। अब इसको अगर समझना है तो वही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी अगर अपने पास है, और सब जगह पर व्यवस्थाएं वही रहेंगी। केंद्र में ब्रिटिश सरकार, केंद्र में क्या रहेगा? केंद्र में तो वही व्यवस्था रहने वाली है कि हम शोषण जो करेंगे, देखो ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ पर किसानों का ही शोषण किया जाएगा, और कृषकों का शोषण के तरीके अलग अलग होंगे, माध्यम अलग अलग होंगे। एक जगह जमींदार कर रहा है, एक जगह बिचौलिया कर रहा है, यहाँ पर गांव का मुखिया है, गांव के मुखिया के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो जो थ्योरी, जो फ्लो रहेगा, वो फ्लो तो उसी तरीके से बना रहेगा। बस यहाँ पर कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे हार्ड मैकेंजी के द्वारा, एम फॉर मैकेंजी, एम फॉर महालवाड़ी। मैकेंजी के द्वारा सर्वप्रथम इस व्यवस्था को लागू किया गया। महाल का मतलब ही गांव होता है। कितने क्षेत्र में? 30% क्षेत्र में। इसमें उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, तुरंत मैप के माध्यम से इस क्षेत्र को ही बता देना है, जहां लिख देना है भैया 30% के क्षेत्र में, मध्य भारत और संयुक्त प्रांत के क्षेत्र में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। और यहाँ गांव को ही एक इकाई मान करके उसका मानक निर्धारित किया गया, और भू राजस्व का पुनर्निर्धारण भी किया गया। देखो इस पॉइंट को यहाँ पर ध्यान रखना है, दो पॉइंट यहाँ पर। एक तो जो गांव का मुखिया था उसको भूस्वामी नहीं बनाया गया। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त से यहाँ पर सीख ली है महालवाड़ी में। दो पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखने हैं, बारीक, कि यहाँ पर गांव के मुखिया को यहाँ पर भूस्वामी नहीं बनाया गया। दूसरी चीज कि जो वहां पर फिक्स कर दिए थे ना, जो वहां पर स्थायी बंदोबस्त में अंग्रेज भैया लोग जो क्या किए थे, फिक्स कर दिए थे, बोले हम ये गलती यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ हम लगान का पुनर्निर्धारण करेंगे। ठीक है, बार बार निर्धारित करेंगे, क्योंकि भैया जो उपज है मान लो बढ़ रही है, कहीं पर घट रही है, उसके हिसाब से निर्धारित करेंगे ताकि हमें नुकसान न झेलना पड़े। तो इसलिए वो दोनों पॉइंट्स पर यहाँ पर एकदम सचेत रहा जाएगा महालवाड़ी व्यवस्था में। क्लियर? तो ऐसे ही विशेषताएं इसकी बता देंगे, विशेषताओं के बाद मूल्यांकन जब करने जाएंगे तो लाभ और हानि सिमिलर ही दिखाई देंगी। ठीक, अब परिणाम लिखने हैं एक साथ। जैसे भू राजस्व जो नीतियां हैं, इन भू राजस्व नीतियों के जब रिजल्ट बताने जाएंगे, तो सीधी सी बात है, कृषि क्षेत्र में क्या होगा? बिचौलिए बढ़ रहे हैं हर जगह। और बिचौलिए कैसे बढ़ रहे हैं जाने हैं हम। उसके बाद कृषि शोषण ही हो रहा है। जमींदार कृषक संबंध कैसे हो रहे हैं, और साहूकार कृषक संबंध तनावपूर्ण हो रहे हैं। गांव का आर्थिक विभाजन शुरू हो जाएगा यहाँ से। किसानों का निर्धनीकरण बढ़ेगा, किसान और गरीब होगा, जिससे ऋणग्रस्तता का सामना करना पड़ेगा। भैया लोन लेगा ज्यादा से ज्यादा, अब नहीं चुका पाएगा तो जमीन से भी चला जाएगा, और अकाल का भी सामना करना पड़ेगा उसको। भूमि संबंधी विवाद बहुत ज्यादा, जो अब देखो सोशियो स्ट्रक्चर जो है, सामाजिक ताना बाना जो था, उसको भी यहाँ पर प्रभावित किया करेगा। क्योंकि भूमि संबंधी जब विवाद आपस पैदा होंगे, तो एक भाई कहेगा भैया तो अपनी भूमि देखो, हम अपनी भूमि देख रहे हैं, तो इससे भूमि का विखंडन शुरू हो जाएगा, आपस में परिवार का टूटन पैदा होगी। और परिवार में यही टूटन जो है, भारत का जो हमने सामाजिक ढांचा देखा था, उसमें संयुक्त परिवार जैसी संरचना दिखाई देती है, और इस संयुक्त परिवार में टूटन शुरू हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो देखो इसका सामाजिक इंपैक्ट भी दिखाई देता है आर्थिक नीतियां, लेकिन आर्थिक नीतियों का प्रभाव समाज पर भी पड़ रहा है। क्लियर? तो यहाँ से ये वाला पॉइंट्स भी शामिल जरूर करना है, जब ओवरऑल तरीके से हम तीनों नीतियों का मिला जुला परिणाम यहाँ पर देख रहे हैं। फिर कृषि का पिछड़ापन है, और अकाल की बारंबारता। ये सब पॉइंट्स ऐसे हैं, बहुत जनरल पॉइंट हैं, और इनको तो पता ही है। इतना डिटेल से जब एक एक पॉलिसी को हमने समझ लिया है, तो ये जो पॉइंट्स आखिरी में जनरेट किए गए हैं, बताए गए हैं, इनमें एक भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं समझ में आ रहा होगा। तो जब कंक्लूड करने जाना है इस तरीके का, तो बताना भैया ये भू राजस्व नीतियां जो भी रही, इससे किसान निर्धन हुआ। अब किसान निर्धन है तो गांव निर्धन, और गांव निर्धन है तो भारत निर्धन। क्योंकि भारत मैक्सिमम क्या थे भैया? गांव का ही ग्रामीण क्षेत्र था। भारत की संरचना कैसी थी? ग्रामीण संरचना थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही, तो पूरी भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, तो भारत में निर्धनता दिखाई देगी आपको। और प्रभाव किसका है? भू राजस्व नीतियों का अंततः प्रभाव किस पर पड़ रहा है? भारत पर पड़ रहा है। तो यह आपको कंक्लूड इसी तरीके से कंक्लूड करना है, निष्कर्ष इसी रेफरेंस में आपको रखना है। ठीक है, ये नहीं सकारात्मक चीजें बताने लगे। ऑब्वियस सी बात है, भू राजस्व नीति जो है औपनिवेशिक हितों को केंद्र में रखते हुए लागू की जा रही है, तो इसका इंपैक्ट भी आपको इसी तरीके से दिखाई देगा। और ये देखो फिगर जो है बता दिया गया है कि ऐसे जब भी कोई भी पॉलिसी पूछी जाए, जैसे अगर स्थायी बंदोबस्त पर आ रहा है, तो स्थायी बंदोबस्त में इस तरीके से जरूर बताना है कि 19% का जो क्षेत्र था, इसमें स्थायी बंदोबस्त लागू की गई। अब जब 51% वाला क्षेत्र आ रहा है भैया, जब पूछा जाए रैयतवाड़ी, तो वहां पर बताना है कि ये जो रैयतवाड़ी का 51% क्षेत्र था, यहाँ पर आपको रैयतवाड़ी दिखाई देगी। महालवाड़ी आए तो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र और संयुक्त प्रांत तक का क्षेत्र जो रहता है, यहाँ पर आपको 30% भाग पर महालवाड़ी व्यवस्था दिखाई देती है। तो ये फिगर भी आप बना सकते हो। फिर देखो ये पीवाईक्यू जो पूछे गए हैं, एक पीवाईक्यू आप देख लेते हैं जो यूपीएससी में आए हुए हैं या पीसीएस में पूछे गए हैं,
एक भी पीवाई को ऐसा नहीं रहेगा जो हमने पीछे भू राजस्व नीतियां पढ़ी हैं वो एक भी रेंज से बाहर जाए। जैसे पहला क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड तो कहीं ना गलत है, बिल्कुल नहीं कहेंगे, कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हो बताओ? स्थायी बंदोबस्त नहीं समझा पाओगे, अब अच्छे समझा दोगे ना कि कैसे स्थायी क्या है, लगान स्थायी किया जा रहा है, कितने 10 वर्ष के लिए, क्यों किया जा रहा है, इसकी पृष्ठभूमि बता देंगे। और फिर कह रहा है इसके गुण और दोष, वही मूल्यांकन, क्या करना है, मूल्यांकन। ठीक, क्लियर, लिख लोगे ना, खट्टा-खट भागेगा पेन की नहीं। दूसरा है स्थायी और रैयतवाड़ी बंदोबस्त में मुख्य अंतर, लो भैया एक-एक पॉइंट हम बता देंगे। चाहे लगान के स्तर पर, क्षेत्र के स्तर पर, ठीक है, कितने प्रतिशत क्षेत्र में, फिर लगान की व्यवस्था क्या की गई, क्या भूस्वामी के स्तर पर यहाँ क्या व्यवस्था की गई है, फिर लगान वसूली, फिर बिचौलिए के रूप में यहाँ अंतर कैसे दिखाई देता है, सब कुछ हम यहाँ पर बता सकते हैं कि दोनों स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या अंतर थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इनके प्रभाव में तुलनात्मक विश्लेषण, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया, कौन से नकारात्मक प्रभाव पड़े, यह भी हम बता सकते हैं। ठीक, क्लियर। अब आगे चलते हैं, फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था ने जमींदारी शोषण को समाप्त किया या यह शोषण का नया रूप था, क्या है, देखो यहीं पर समझाना है, कौन सा, बिचौलियों का, कृत्रिम बिचौलियों का जो उदय हुआ, समझाया पॉइंट है, बस उसी को खोलना है, भाषा बदल दी है लेकिन जो समझाई गई चीजें हैं यहाँ पर यही समझाना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भले ही जमींदार वर्ग नहीं था, लेकिन जब भैया रैयतों की जमीनें जा रही थी तो ये ऋण लेने कहाँ जा रहे थे रैयत, बोले ऋण लेने जा रहे थे किसके पास में, साहूकारों के पास में, व्यापारी वर्ग के पास में। तो जैसे ही व्यापारी वर्ग के पास जाएंगे, बोले लोन लिए, और लोन लिए लोन वापस नहीं कर पाएंगे तो क्या कहेंगे, बोले जमीन जो गिरवी रख के गए जमीन किसकी हो गई, बोले हमारी। तो इसके माध्यम से क्या होगा, शोषण बढ़ेगा किसान का कि नहीं, तो ये कृत्रिम बिचौलिए यहाँ से पैदा हो जाएंगे। बस इसी की आलोचना करनी है कि पहले अंग्रेज कहेंगे देखो यार ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं, हम तुम्हारा शोषण थोड़ी जाते हैं, हम तुम्हारे यहाँ रिकार्डो का लगान सिद्धांत लागू कर रहे हैं, हम तुम्हारे यहाँ उपयोगितावादी सिद्धांत लागू कर रहे हैं, हम चाहते हैं तुम सीधे हमसे जुड़ो, है ना, हमसे जुड़ो, हमको सीधे दो राजस्व, काहे टेंशन ले रहे हो तुम ज्यादा। तो बोले इसी चक्कर में ही हमारा शोषण और बढ़ा दोगे तुम, क्योंकि रैयतों का शोषण जो किया जाएगा यहाँ उपनिवेशिक औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, ना कि ब्रिटेन की तरह। ठीक, ब्रिटेन वाली जो रिकार्डो का लेकर लगान सिद्धांत है, उपयोगितावादी बेंथम और मिल जो चिल्ला रहे हैं वो यहाँ पर नहीं करेंगे, ये उपनिवेश है, वो उनका मातृदेश है। अब बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत अगला क्वेश्चन, जो सूर्यास्त कानून की व्याख्या करनी है। भाई सूर्यास्त कानून तो बहुत अच्छे से समझा दिया, क्या था सूर्यास्त कानून, अब अच्छे से इसको यहाँ पर डिटेल में बताना है, पीछे वीडियो लेक्चर में समझाया गया है, उसी को लिखना है यहाँ पर। ठीक, तो बताओ एक भी क्वेश्चन, बल्कि ये यूपीएससी के सारे पीवाईक्यू हैं, यूपीएससी के पीवाईक्यू सारे रेंज में है कि नहीं है। अब यहीं से उठा करके अगर पीसीएस में इस टॉपिक से आता है तो सीधा उठा करके पीसीएस में इसी को कॉपी पेस्ट करेगा, क्योंकि अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से बनाए गए हैं और सीधा यहाँ से प्रश्न कॉपी पेस्ट करेगा और बस टैकल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से इस टॉपिक को कंप्लीट करना है और अपना फीडबैक देना है और फीडबैक के साथ एकदम मजे से मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करना है, ज्यादा तनाव नहीं लेना है, मस्त होकर एकदम पढ़ा करो। धन्यवाद।